बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए नवमी का दिन शानदार तेज़ी वाला। दशहरे से जस्ट एक दिन पहले आंखें तरस गई थी ग्रीन देखने के लिए स्क्रीन पर। और देखिए बैंक निफ्टी की अगुवाई में शानदार रैली हुई। वीरू श्रा, गुड आफ्टरनून। पता है, हेडलाइंस की शुरुआत करूं इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा। आज की मार्केट देखकर मुझे स्कूल का वो टाइम याद आ रहा है जिसमें 94% बच्चे शरारती होते थे और 6% बच्चे ठीक ठाक होते थे। वो 6% बच्चे कई बार ऐसा होता था वो 94% इतना ज़्यादा हो हल्ला मचाते थे, वो 6% वेट कर रहे होते थे कि कब हेडमास्टर आएंगे और ये शांत होंगे। तो आज हेडमास्टर का काम RBI गवर्नर ने किया। वो जो 94% शॉर्ट थे उनको एटलीस्ट एक बार के लिए तो सही थोड़ा बेंच पे बिठा दिया। अब बाकी देखते हैं हेडमास्टर साहब का असर कितने टाइम तक रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। Been a significant moderation in inflation, the current macroeconomic conditions and the outlook has opened up policy space for further supporting growth. RBI ने ज़रूरत पड़ने पर आगे और रेट कट के दिए संकेत। पॉलिसी में दरों में नहीं किया बदलाव लेकिन ग्रोथ का टारगेट बढ़ाया। RBI गवर्नर बोले अच्छे मॉनसून और GST दरों में कटौती से ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार। RBI ने बैंक्स और NBFCs के लिए किए बड़े ऐलान। क्वालिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए रिस्क वेटेज घटाया। विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण में अब भारतीय बैंक भी कर सकेंगे फंडिंग। बैंकों को ग्रुप कंपनियों से कारोबार करना भी होगा आसान। HDFC और ICICI बैंक को होगा फायदा। अच्छी पॉलिसी ने बाजार में भरा जोश। अक्टूबर सीरीज की दमदार शुरुआत। निफ्टी करीब 200 पॉइंट चढ़कर 24,800 के करीब। 700 पॉइंट के ज़्यादा उछाल के साथ बैंक निफ्टी में मैसिव रैली। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। I remain bullish on this country. I also believe technically and fundamentally the bull market that started remains intact. As things stand on Diwali, Samvat 2082, it's as good a time to invest as say it was 2-3 years back. दिग्गज निवेशक रमेश दमानी के साथ आवाज की फेस्टिव सीजन की धमाकेदार शुरुआत। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंगल के साथ खास बातचीत में बोले बाजार को लेकर डरने की जरूरत नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा। अगले 3 साल में नजरिए से सरकारी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कंपनियों में निवेश की सलाह। कहा फार्मा शेयर, रेयर अर्थ और चुनिंदा IT कंपनियों में भी निवेश के मौके। नवरात्रि और GST कटौती के दम पर सितंबर में जमकर बिकी गाड़ियां। M&M, Hyundai और एस्कॉर्ट्स ने दर्ज की अनुमान से कहीं बेहतर सेल्स। अच्छे मानसून से ट्रैक्टर बिक्री 49% तक बढ़ी। इधर डीमर्जर से पहले 4% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल टाटा मोटर्स। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से सन फार्मा करीब 2% चला। शेयर निफ्टी के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। उधर दूसरी तिमाही में अच्छे अपडेट से हुडको और इरिडा में भी करीब 2 से 3% का उछाल। और सिर्फ 10% लोग लगा रहे हैं मार्केट में पैसा। 80% लोग फिक्स रिटर्न वाले सेफ प्रोडक्ट्स पर करते हैं भरोसा। F&O में सिर्फ 1% लोग करते हैं ट्रेडिंग। सेबी का बड़ा इन्वेस्टर सर्वे। कुछ देर में इस इंटरेस्टिंग सर्वे की भी बात करेंगे लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और श्रेया वीरू रहेंगे मेरे साथ अगले 1.5 घंटे। और आज मैं श्रेया वीरू थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा इस RBI की पॉलिसी पर स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बुल्स को थैंक यू कहना चाहिए RBI गवर्नर को। हम ट्रिगर ढूंढ के परेशान हो गए थे। RBI पॉलिसी ने एक ट्रिगर प्रोवाइड किया और निफ्टी ने फाइनली 8 दिनों के बाद, आज सुबह हमारी बात हो रही थी वैसे कि 24,600 हम नहीं तोड़ रहे हैं। एक सिल्वर लाइनिंग है मार्केट में कि 24,600 नहीं तोड़ रहे हैं। लास्ट 3 दिन से लो जो है वो थोड़ा सा बेटर हो रहा है कंपेरेटिवली। और कल का हाई क्रॉस किया और कल का लो बचाया हमने अब तक। तो 8 दिनों के बाद हायर हाई और हायर लो बनाया। और RBI पॉलिसी के बाद बैंकों में शानदार तेज़ी नज़र आई। देखिए ये आज जो है ना, ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई है, आज RBI की बैंकिंग पॉलिसी आई है। ये एक बैंकिंग पॉलिसी है। इसको इस नज़रिए से देखें कि ये एक सिर्फ हेडलाइन के हिसाब से नहीं,
ये मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी से एक स्टेप बढ़ कर के है। और तो मैं कह रहा हूँ कि एक वास्तव में अगर देखा जाए तो एक बैंकिंग पॉलिसी है, कुछ देर में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बैंकों के लिए बेहद पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की गई हैं, सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, ओवरऑल कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी इसमें अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं जिन सब का आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए फिर कैसा रहने वाला, लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि दशहरे से पहले थोड़ा चीयर है मार्केट में। बिल्कुल, और आखिरी का 1.5 घंटा अच्छा ही रहने हम संभावनाएं जता रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मार्केट डेज हाई पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खासी खरीदारी, सिर्फ पीएसयू बैंक अच्छी रैली के बाद थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा है आज के सत्र में, लेकिन सभी सेक्टर्स देखें आप इन ग्रीन कारोबार करते हुए नजर, तो फिलहाल अच्छा लग रहा है मार्केट का मूड माहौल। आपने बात की आरबीआई पॉलिसी का बड़ा डोज मिला मार्केट को और बुल्स एकदम से दौड़ गए, लेकिन अब क्या लग रहा है आगे जो तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिली है बरकरार रहेगी? दशहरे के बाद भी हमें यही रौनक दिखेंगे मार्केट में, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? देखिए, अगर अगले 15 मिनट में आपने 24,812 क्रॉस कर लिया ना, जो डे हाई था, तो और 100 पॉइंट आज ही ऐड हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। पता है मुझे, लोगों को लगेगा कि क्या बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझिए मार्केट में ना एक स्प्रिंग की तरह इसको कॉइल कर करके बचपन में, आपका पता नहीं मुझे, हम क्योंकि हमारे टाइम पे टॉयज़ कम ही होते थे, तो वो स्प्रिंग मिलता था ना, हम उसको ऐसे प्रेस करते थे, देखते थे कि कितना प्रेस हो सकता है, कितना प्रेस हो सकता था। एंड में आके जब वो स्प्रिंग छोड़ता था ना एनर्जी, तो फिर वो 6 गुना ज़्यादा ऊंचा उछलता है। मार्केट में यही होता है, इवेंचुअली होना यही है मार्केट में। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी कुछ समय के लिए बेयर्स का दबदबा है, लेकिन इवेंचुअली तो मार्केट ने ब्रेकआउट देना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज डे हाई पर बंद हुए अगर हम, तो बड़ा पॉजिटिव होगा। 24,800 हमारे लिए एक बड़ा लेवल रहा था। 24,800 के अगर आप ऊपर निकले, उसके ऊपर बंद हो गए। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल श्रेया ऐसे ही आते हैं, जब बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। ये 8 दिनों से पहले हमने एक 9 दिनों की एक ट्रेंड रैली एंजॉय की थी। 9 दिनों में निफ्टी 1000 पॉइंट भागा था। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। क्यों? एक दिन बस मार्केट पलटा, उसके बाद पलटता चला गया, 8 दिन तक मार्केट में नेगेटिविटी आ गई। उससे पहले 9 दिन जो पॉजिटिव रहा था वो किसी को याद नहीं होंगे। ऐसे ही अगर ये मार्केट में ट्रेंड बदला, ये पिछले 8 दिन लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे, तो फिर वापस मार्केट में उस तरीके की तेज़ी आ सकती है। आज के लो के साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ, अब आप एक लॉन्ग ट्राई करें। थोड़ा सा डीप है वो स्टॉप ऑब्वियसली, लेकिन करीब 180 पॉइंट है। लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड जो है ना निफ्टी पर, मुझे लग रहा है 500-600 पॉइंट का। हाँ, 180 पॉइंट का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आज का लो 24,606 का, वो एक स्टॉप होगा। हो सकता है वापस 8-9 दिन का पॉजिटिव स्विंग मिले। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन है। निफ्टी में 24,800 से 24,850 के ऊपर मुझे लग रहा है कि एक तूफानी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 6% लॉन्ग पोजीशन पर हैं हम। सोचिए, अब इस समय जो 94% शॉर्ट हैं, वो एक बार तो वो भी डरेंगे ना, अगर एकदम से 250 पॉइंट की निफ्टी में अगर रैली आ गई तो, बाई चांस अगर डे हाई आपने क्रॉस कर दिया तो दिन के लो के स्टॉप के साथ लॉन्ग करें। एफआईएस के रिकॉर्ड शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट कवरिंग का अब ट्रिगर भी आया, एक हम बात करते हैं ट्रिगर मिलना चाहिए, ट्रिगर भी आया शॉर्ट कवरिंग का। बैंक निफ्टी आज का लो बचा, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से 1000 से 2000 पॉइंट की रैली ड्यू है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा था और पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, 55,800 से 56,000, ये मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप अगले 2-3 दिन में टेस्ट कर लें तो, प्रोवाइडेड आज का लो बचा रहे। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ मूव्स? जय अनुज, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक बड़े अच्छे मूव हैं। बैंक निफ्टी डिलीवर करता, बैंक निफ्टी स्टिल डे हाई की बहुत क्लोज ट्रजेक्टरी पे है। बट जिन स्टॉक्स को मैं पिक करके लाया हूँ, देखिए पहला तो है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में महत्वपूर्ण बात क्या है, ये पहले भी कोटक के चलने से पहले या फिर HDFC या ICICI बैंक के चलने से पहले ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग बास्केट में स्टॉक था, आज करीब 1160 पे। बट आज पहले दिन इसने दूसरे बैंकों के वनस्पत, मैं प्राइवेट में ही इसका जिक्र कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक पुल बैक दिया, 20 डेमा से 10 डेमा को पार किया। हल्का सा टर्बुलेंस जोन है करीब 1165 के आसपास, बट लुकिंग गुड, फाइन। बड़ी चीज़ है पुट राइटर्स का कन्विक्शन है, और वो मैं कल भी नोटिस कर रहा था। हल्का सा कोलैप्स हुआ था ये परसों, कल फ्लैट था, लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग 1100 और आसपास की स्ट्राइक पे थी, और अब आई थिंक 1168-70 एक क्रिटिकल लेवल रहेगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट एक्सिस बैंक की है प्राइवेट बैंक्स में। उसके बाद यहाँ पे लेके आऊँगा दूसरे ग्रुप से, चलते हैं APL अपोलो ट्यूब्स, 2.25% के ऊपर क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है। एक इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था 21 जुलाई 2025 का, जहाँ पे ये 1703 के जोन को तोड़ के चला गया था सिंकिंग जोन में, और करीब 1500 का लो लगा के आया था। बट आज एक बहुत ही अच्छी पूरी सितंबर की रेंज का ब्रेकआउट दिया इसने विद स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, 4% OI बिल्डअप हुआ। एक नज़र रहेगी इस स्टॉक पे।
और अगेन एक रहेगा हेल्थ केयर स्पेस से फोर्टिस हेल्थ केयर। आज सुबह की हमने पिक तो नहीं किया था, लेकिन ऑप्शन एक्टिविटी दिखा रही थी कि ये अब रेस्ट लेने के बाद एक दिन गया, तोड़ा 20 डेमा, उसके बाद फिर से अपनी स्ट्रेंथ को पिकअप किया इसने और अब ऑलमोस्ट ये हाइपर स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है फोर्टिस हेल्थ केयर। अनुज, आज की सबसे अच्छी बात जानते हैं मेरे को क्या नजर आई? आज सुबह से कोई रंगों की बंदिश नहीं थी, सब आज़ाद थे, कोई सा भी रंग चुन लो, है ना। आपने पीला, श्रेया ने पिंक ही चुना, मैंने हरा चुना, पिंक नहीं है, बाजार ने भी purple हरा है। चुना। चलिए जो भी ठीक है ना, वो कहते हैं ना आज कोई रंगों की बंदिश नहीं थी, बस वही बात सही थी और बाजार ने हरा चुन लिया। अनुज, ये मान लीजिए जैसे कि हम कहते हैं ना 94-95% शॉर्ट, क्या यहाँ से जिस प्रकार की पॉलिसी रही और जैसे कि आपने कहा, शब्द बिल्कुल सही कहा कि ये बैंकों के लिए लेके पॉलिसी नजर आ रही है, क्या बैंक ही लीड करेगा या फिर ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखें जो कि ओवरसोल्ड हैं? थीम क्या रहेगी यहाँ से अगर ये रिवर्सल जनरेट होता है तो? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, बैंक्स में कुछ हद तक आपको एक मार्केट ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे चुका था जिस तरीके से पीएसयू बैंकों ने मूव करना शुरू करा था पिछले 1 महीने में। और अमूमन पीएसयू बैंकों की जो रैली है वो नॉर्मली बैंक निफ्टी की रैली से थोड़ा पहले होती है। 1 महीने का चार्ट दिखाइए प्लीज़। तो वो पीएसयू बैंकों की जो रैली है वो नॉर्मली बैंक निफ्टी की रैली से थोड़ा पहले आती है, क्योंकि बड़े बैंक्स नॉर्मली उसके बाद चलते हैं। आई थिंक आज जिस तरीके का टेक्सचर आपको 2-3 बैंक्स के चार्ट्स दिखाऊंगा मैं इंट्राडे में, कोटक बैंक देखिए सबसे पहले और फिर देखिए एक्सिस बैंक का, कोटक और एक्सिस इंट्राडे दिखाइएगा दोनों के। आज जिस तरीके की रैली इन 2 स्टॉक्स में आपको देखने को मिली है और जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है आपको, आई थिंक खासतौर से कोटक, आई थिंक ये कुछ कह रही है। आई थिंक कल हमने कोटक को लिया था शायद बिग स्टॉक्स में, वो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट पर एक कल था आई थिंक, हाँ कल हमने ऐड किया था कोटक को 9 AM वाले शो में, वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद। तो आई थिंक बैंक्स तो चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलने चाहिए। बाकी बीट एंड डाउन स्टॉक्स में आपके पास अगर ट्रिगर हो, जैसे बैंक निफ्टी के पास चलने का अब ट्रिगर आ गया है। एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि वो काफ़ी गिरे हैं, उनमें शॉर्ट्स हैं। हाँ, उसके बाद अगर उनको ट्रिगर मिल जाए तो वो लंबे चलेंगे। तो इस समय आई थिंक ट्रिगर जो है वो बैंकों के पास सबसे ज़्यादा है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं आगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, बैंकिंग स्पेस पे ही रहेंगे आज, क्योंकि शानदार रैली की बैंकिंग स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी ने सवाल भी उठाया और आपने भी वो मेंशन किया कि आज आरबीआई पॉलिसी नहीं, बैंकिंग पॉलिसी से कह लें, रिएक्शन हमें पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या बातें कही गई आरबीआई पॉलिसी में बैंक्स और फाइनेंशियल्स को लेकर जो ऐसा मोमेंटम आज इस पूरे स्पेस में? देखिए, बैंकिंग को लेकर क्या नहीं कहा गया, रेजिलियंस और कंपेटिटिवनेस पे फोकस किया गया आरबीआई के बैंकिंग मेजर्स में। वो जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फ्रेमवर्क था ना श्रेया, वो 1 अप्रैल 2027 से अब लागू होगा और एक बैंकों को 2031 तक का ग्लाइड पाथ दिया गया है इसका इम्पैक्ट झेलने के लिए। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का आपने मूव देखा, वो किस तरीके के मूव्स आए यहाँ पर। रिवाइज बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो भी अप्रैल 1, 2027 से लागू होंगे। स्टैंडर्डाइज अप्रोच होगी क्रेडिट रिस्क रूल्स के लिए यहाँ पर। ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। और एक चीज़ जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था, अगर आप एक बैंक है और उस बैंक की एक सब्सिडरी है, उस बैंक को अगर अपनी सब्सिडरी के साथ ही अगर एक बिज़नेस करना है तो उसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है ना, वो बैंक के बोर्ड पर छोड़ा गया है। अब बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको करना है या नहीं करना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा जो फ्लो ऑफ क्रेडिट को लेकर आरबीआई ने एनेबलिंग प्रोविजन दिया है वो काफ़ी बड़ा है। जो इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर वो जो रेगुलेटरी सीलिंग जो थी डेट सिक्योरिटीज़ की, वो हटाई गई हैं। जो बैंक्स को लेंड करने के लिए अगेंस्ट शेयर 20 लाख से 1 करोड़ की गई है। आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए लेंडिंग 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है पर पर्सन श्रेया। और ये जो चीज़ें हैं ना, इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए जो कॉस्ट है वो, क्यों आप देखिए किस तरीके से आरईसी पीएफसी भागे पॉलिसी के बाद, वो किस तरीके से किया गया है। आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ना बहुत बड़ी पॉजिटिव है। क्या होता है ना, हम लोग कई बार हेडलाइन में खो जाते हैं। आज भी पॉलिसी की हेडलाइन क्या बनी, और मैं मतलब इसमें किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हमने खुद ने क्या हेडलाइन बनाई कि आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई ने रेट में नहीं किया बदलाव,
क्योंकि हमारी जो मेंटल ट्यूनिंग है ना वो उसी तरीके से हो गई है, हमको उसके आगे कुछ दिखता नहीं है कि भाई रेट नहीं कट किया या ये कहते यही एक हेडलाइन है। मेरे ख्याल से आज की पॉलिसी की हेडलाइन है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के बजाय पेश की बैंकिंग पॉलिसी। मेरे लिए ये हेडलाइन है आज। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये धीरे धीरे इम्पैक्ट डालेंगी और इसका इम्पैक्ट आपको दिख भी रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, अब तक मार्केट गिर चुका होता। अगर ये सिर्फ पॉलिसी होती जिसमें कि इंटरेस्ट रेट वाला मामला होता, अब तक मार्केट गिर चुका होता। जिस तरीके का ये मार्केट है, कुछ ना कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है ना बैंकों में। एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए आप, इस तरीके से एचडीएफसी बैंक को कौन मूव कर सकता है जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक मूव हुआ है। या कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, इस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक कौन मूव कर सकता है। जो हमारे घाटकोपर में ट्रेडर लॉबी वो तो कर नहीं सकती, ये तो इंस्टीट्यूशंस करेंगे तभी इस तरीके के मूव्स आएंगे। तो ये वो वाले मूव्स हैं बेसिकली। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्पेस के लिए कई बड़े ऐलान और आज एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट एट डेज हाई 24,800 पर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ खरीदारी आज के सेशन में हो रही है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएगा और टाटा मोटर्स इस लिस्ट में शामिल होगा। आप देखिए पहले ही नंबर पर 5% से ज़्यादा की तेज़ी, डीमर्जर को लेकर रिकॉर्ड रेट का ऐलान और आगे समझेंगे भी शो में कि टाटा मोटर्स क्यों भाग गया। श्रीराम फाइनेंस स्पेस में अच्छी खासी बाइंग 5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। पिरामिड फार्मा दौड़ गया 5.5% और हुड को हमारे स्पॉटलाइट में जो शुमार था 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। इसके अलावा आप देखें मंदी के ट्रेंडिंग शेयर्स अगर आप देखें जहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली इस अच्छे मूड माहौल में भी। एशियन पेंट्स यहाँ थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली लगभग 0.25% करीब। मारुति सुजुकी टूटा है 1% करीब। टाटा स्टील में मुनाफा वसूली अच्छा चलाइए और HPCL में भी थोड़ी मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखने को मिल रही है 1.5% के करीब करीब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद्य, चंदन तापड़िया और विकास सालुंखे जी से 2:15 पर यतिन मोहता बताएंगे आपको RBI पॉलिसी के बाद बैंकिंग और NBFCs में तेजी क्यों आई है। फिर 2:20 पर सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े लेकर आएंगे यतिन मोहता। 2:30 बजे दिग्गज निवेशक रमेश दमानी से खास बातचीत का एक अंश सुनाएंगे आपको। 2:40 पर टाटा मोटर्स के डीमर्जर प्लान पर खास डिटेल लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:55 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:05 पे डेली रूम चेक, 3:10 पे एनर्जी कल के लिए स्ट्रैटेजी यानी कि परसों के लिए और 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और हम शुरुआत करेंगे एक एक करके सब ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय की ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की ट्रेड मेरी MCX होगी जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। एट दिस पॉइंट इन टाइम लॉन्ग करेंगे 8045 के आसपास और SL होगा 8045 के आसपास। SL होगा 8000 पे और हमारा 8100 का पहला टारगेट होगा और अगर कोई डिलीवरी लेता है तो 8150। ओके, MCX 8050 पे आपका बाय कॉल है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक इनवर्स सडन शो पैटर्न का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो श्रीराम फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 629 629 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 675 675 रुपए के टारगेट सेट करेंगे, ये कैश लेवल्स हैं। 650 का 650 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 21 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपीज के टारगेट सेट करना है। श्रीराम फाइनेंस मानस जी ने सुबह भी पिक दी थी, उसके साथ बरकरार हैं और शानदार रैली श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल रही। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार पूरा फाइनेंस स्पेस में, अच्छी बाइंग आज के सत्र में। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी। हाँ, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यू वामा। अगर आप इसका चार्ट देखें तो इट्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस की बात करें तो इसका जो प्रोजेक्शन दिखता है वो 6700 का होगा, यानी 6700 इसका टारगेट है। तो 6518 चल रहा है, 6500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग तेज होगी तो न्यूवामा को बाय करे। 6500 के हिसाब से देखें तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 6450 का, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 265 न्यूवामा। ओके, नुवामा वेल्थ, ये हो गई राजेश जी की पिक का। काबा सर बताइए कहाँ कमाई होगी। स्टॉक जो मैंने सुबह दिया था उसको मैं रिपीट करूंगा, वो है नायका। उसका टारगेट था उस समय 240, चाँद के चमत्कार में दिया था, वो टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन मुझे अब फ्रेश अप मूव नजर आता है यहाँ पर। अब ट्रेड करें 240.80, स्टॉप लगाएंगे करीब 237 238 का लगा देंगे, ज्यादा नहीं।
नियर टर्म टारगेट अगेन 245 250 पॉसिबल है नाइका। ओके, नायका प्रकाश सर का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था सुबह भी 241 पे लॉन्ग ट्रेड। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा बीएमएल 4300 के ऊपर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इंट्राडे में तो एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर चुका है। ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 4570 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बीएमएल में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है वो है 4200 का। तो 4200 के स्टॉप लॉस से बीएमएल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 4570 के टारगेट। ओके, बीएमएल अच्छा लग रहा है 3.5% की तेजी के साथ। यहाँ पर खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे के करके स्क्रीन पर रख देती हूँ, फटाफट से आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने एमसीएक्स पर, माफ कीजिएगा, गाबा सर ने नाइका को चुना है। यहाँ पे खरीदारी की राय। सुबह भी गाबा सर इस पर स्ट्रांगली बेट लगा रहे थे और अभी भी अपसाइड दिख रहा है इनको। 250 के टारगेट नाइका पर, 237 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचना जी ने एमसीएक्स पर दाव लगाया, एमसीएक्स पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से और 8100 तक की टारगेट देख रही हैं वो। 8000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिर मानस जी ने श्रीराम फाइनेंस चुना, यहाँ पर अच्छा मूव, 675 के टारगेट, 629 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा 650 वाला कॉल ऑप्शन भी आप बाई कर सकते हैं और उसका भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होगा। राजेश साधपुत्र जी ने नुवामा वेल्थ चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। कल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जहां पे थोड़ी वीक थे, नुवामा कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। 6700 के टारगेट देख रहे हैं राजेश जी। 6450 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। विकास जी ने अभी बीईएमएल चुना है, अच्छा लग रहा है इनको, खरीदारी की राय। 4500 तक के टारगेट, 4200 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अब फंडामेंटल आइडिया लेते हैं। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रणाम आपको, नवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी आपका, आपको, अनुज भाई को और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम, मंच पर उपस्थित महानुभाव और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को अष्टमी और दशहरा की अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं पहले से। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित तो मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी दक्षिण भारत स्थापित, जिसने मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार रुझान दिया था। हम बात करें टीवीएस मोटर्स की, ये त्योहारों का सीजन है, पेंट अप डिमांड भी है, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ के दायरे काफी सक्षम रूप से बन सकते हैं। तो बुनियादी तर्क के आधार पर टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय। टीवीएस मोटर्स पे 3448 पे आपका एक बाय कॉल है। तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स और डेरिवेटिव कॉल्स, मतलब फंडामेंटल कॉल्स माफ कीजिएगा, पूरी हो चुके हैं। बिकॉज बैंकों पे काफ़ी बातचीत हुई और कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। एक बार थोड़ा सा सिर्फ टेक्निकल सेंस से थोड़ा निफ्टी आईटी को यहाँ पे खंगाल लेते हैं। निफ्टी आईटी ने आज पहली बार, पिछले अगर आप 1 2 3 4 5 6 सेशंस को देखिए, पहली बार प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया। ये सिर्फ बाजार का माहौल है जो इसे ऊपर लेके जा रहा है, बट क्या ये आइसोलेशन में इसको कोई रिस्पेक्ट देनी चाहिए? एक बार आप काउंटर्स लेके आइए। टीसीएस है डे हाई, आप मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट को देखिए, ब्रेक डाउन था इसमें, आज इसमें पुल बैक है। बहुत सारे अगर आप देखें आईटी काउंटर्स आज रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग कोफोर्ज, कल का उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद जो एक मूव आया था, इसमें क्या ये फर्दर कैपिटलाइज हो रहा है? हाँ, आप कह सकते हैं लोअर शेडो वाइल्ड है, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका, बाइंग आई। माइनस जस्ट गोइंग बाय दैट लॉजिक कि शॉर्ट कवरिंग अगर बाजार में रही, मिड कैप आईटी में एज अ ट्रेडर, बतौर ट्रेडर, सिंपली नो फर्दर आई थिंक गेस वर्क, अगर एक पुल बैक, एक रिवर्सल खेलना हो मिड कैप आईटी में, तो सबसे पर्याप्त कौन सा होगा जिसमें आप कहते हैं ना कि कॉल लेके छोड़ देते हैं जस्ट फॉर स्पेकुलेशन? तो देखिए, अगर हम मिड कैप आईटी की बात करें तो एक स्टॉक में नजर में है, वो है ओरेकल फाइनेंशियल। अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। क्रैक देखने को मिला, लेकिन उस क्रैक में पिछले लोज के नीचे नहीं गया। मेरा समझना ये है कि ओरेकल फाइनेंशियल में वापस उस रेंज में जाने का आप बिल्कुल दमखम है।
9300 तक के टारगेट के लिए आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 8450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बार की क्रेडिट पॉलिसी के बजाय एक तरीके से बैंकिंग पॉलिसी का ऐलान किया है। उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के लिए। काफ़ी फाइन प्रिंट्स हैं। यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम आरबीआई की पॉलिसी को छोड़ के जो फाइन प्रिंट पे बात करें, जहां एक बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा है आज बाजार में, खास करके बैंकिंग शेयरों में और कॉन्ग्लोमरेट शेयरों में, तो एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इंडियन बैंक्स को अब अलाउ किया है एमएनए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको कहीं ना कहीं जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप कोई एक्विजिशन को फंड नहीं कर सकते, खास करके ओवरसीज एक्विजिशंस होते हैं, तो वो जो घरेलू कंपनियों की फंडिंग का इशू था उसके ऊपर आरबीआई ने क्लैरिटी दी और प्रपोजल रखा है कि अब बैंक्स भी जो है एक्विजिशन इंडियन कॉर्पोरेट्स का जो होते हैं उनको फंड कर सकेंगे। आईपीओ फंडिंग को लेके और जो लोन अगेंस्ट शेयर्स हैं उसको लेके फंडिंग लिमिट बढ़ाई गई है। इनफैक्ट जो आईपीओ के लिए 20 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 10 लाख से 25 लाख जो है इन्होंने ओवरऑल लिमिट को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लार्ज एक्सपोजर्स हैं, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स को जो बैंक लोन्स देती हैं, अभी जो कैपिंग है उसको कैपिंग को हटा के एक डायनामिक बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, ऐसा आरबीआई का प्रपोजल है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस दिए जाएंगे जो काफ़ी दशकों से बंद है। रिस्क वेटेज जो है एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए उसको कम किया गया है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स है, जिसका मतलब ये है जहाँ कैश फ्लोज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शायद उनका इशारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे है, सोलार प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, जहाँ बड़ा निवेश लगता है और बड़ी अवधि के लिए उनके कैश फ्लोज प्रेडिक्टेबल होते हैं। ऐसे चीज़ों में जो लोन लिमिट बढ़ाई गई है। इसके अलावा क्रेडिट लॉस का जो ईसीएल फ्रेमवर्क है, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उसको लागू किया जाएगा, लेकिन वहाँ एक ग्लाइड पाथ दिया गया है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे करके प्रोविजनिंग करिए और जो ईसीएल नॉर्म्स आरबीआई लागू करने वाला है अप्रैल 2027 को, उसको जो है अमल में लाया जाएगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि ग्लाइड पाथ दिया है आरबीआई ने, एकदम सख्ती से इसको अमल में नहीं लाया जाएगा, इसको एक ग्लाइड पाथ दिया गया है। और ऑब्वियसली जो बैंक्स और उनकी एनबीएफसीज के बीच में आर्म्स लेंथ पे पहले ट्रांजैक्शंस होते थे, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी आरबीआई की, उसको भी हटा दिया गया है। और शायद इसीलिए आज प्राइवेट बैंक्स, खास करके कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिनकी एनबीएफसीज हैं और दूसरे बिजनेसेस हैं, यहाँ इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। शुक्रिया यतिन। बिल्कुल मार्केट में अब बैंकों की अगुवाई में एक शानदार रैली हो रही है और निफ्टी ने अभी अभी डे हाई लगाया है। ध्यान रखिएगा 24,800 के अब हम ऊपर निकले हैं। आज सुबह हम बात कर रहे थे सेंसेक्स की आई थिंक 80,500 की कॉल की बात की थी हमने, और उसके बाद देखिए क्या मूव्स आ रहे हैं। अब 80,950 पर अभी भी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर 81,000 की कॉल 50 रुपये पर है, अगर शॉर्ट फंसे तो क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। खैर गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। कोई बैंकिंग स्टॉक आपको चुनना हो तो कौन सा होगा? धन्यवाद अनुज भाई, आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से और प्रणाम। देखिए, अगर आप सरकारी बैंकों में अगर आप हमें पूछते हैं तो मैं एक नहीं दो, एक दिग्गज और एक मझौली बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज में से और मझौली सरकारी बैंक में से इंडियन बैंक, और ये दोनों ने ही अपने जो सर्वोच्चम स्तर है जीवन का वो छुआ है मेरे ख्याल से हाल ही में। निजी क्षेत्र में अगर मुझे एक बैंक पसंद करना होगा तो मेरे ख्याल से वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई सरकारी बैंक से और स्पेस से, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, ये दोनों स्टॉक अच्छा लग रहा है और बैंकिंग में शानदार रैली मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है और डेज हाई पर। और कुछ स्टॉक्स जो मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं डेज हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इटर्नल रखिएगा स्क्रीन पर, डेज हाई 0.1% की तेज़ी इटर्नल में भी आपको देखने को मिलेगी। इस निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी यहाँ पर। साथ ही फार्मा स्पेस से देखिए आप, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सारे स्टॉक्स डेज हाई पर शानदार रैली देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। एक बार फार्मा स्पेस पे ही राय लेना चाहूँगी मैं। विकास जी, सिप्ला का काउंटर देखें आप, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है सिप्ला। क्या किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर में? कोई कन्विक्शन बन रहा है क्या 0.1% की तेज़ी के साथ? जी, इंट्राडे में तो एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। 1510 का एक सुबह मॉर्निंग में एक हाई बनाया था, वहां से वापस नीचे आया था, बट ऑलरेडी वापस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1540 के आसपास का एक, मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे बना सकता है, ऊपर में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो एक अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा। नीचे में अभी 1500 के आसपास एक इंट्राडे में एक सपोर्ट बन चुका है, तो 1500 के स्टॉप लॉस से 1540 के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है।
ओके, मीनवाइल गोल्ड $38.95। कल इंटरडे में थोड़ी सी करेक्शन हुई थी और आज देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ देर में खैर हम उसको कुछ अंश सुनाएंगे लेकिन शायद वो वाला पार्ट ना कटाओ। पहली बार ऐसा हो रहा है वीरू कि गोल्ड, यूएस मार्केट सब में एक साथ रैली हो रही है, रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सब एक साथ भाग रहा है। एक बार एमसीएक्स पर दिखाएंगे गोल्ड का क्या रेट हो गया है, क्योंकि कल थोड़ा सा करेक्शन आई थी। कल रिट्रेस हुआ था, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था लेकिन आज फिर तेज़ी देखिए मुथूट वापस DI पर आ गया है। तो ये खैर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर। हाँ वीरू, आपकी वो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वो सुन रहा था मैं अनुज। अभी तो खैर वो अंश सुनेंगे हम, बट इस बार इंडियन मार्केट्स की अब तक की प्राइस परफॉर्मेंस जो कि थोड़ी धूमिल रही, थोड़ी कमज़ोर रही वर्सेस अदर एसेट क्लास और अदर मार्केट्स, इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेकर रमेश जी ने क्या कहा आपसे? बिल्कुल वही बात कही उन्होंने। देखिए वीरू, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारतीय मार्केट ने अगर आप थोड़ा सा लंबा इतिहास देख लेंगे ना तो वॉरेन बुफे के पोर्टफोलियो को भी आउट परफॉर्म किया है। तो उस सेंस में क्या है ना, पिछले एक साल में इशू क्या हो गया कि हमारी मार्केट ने रिटर्न जनरेट करने बंद करे, और दूसरी तरफ उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ओरेकल ने एक ही दिन में हमारी पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री जितना मार्केट कैप ऐड कर दिया। जब वहाँ इतना पैसा बन रहा है लार्ज कैप, जायंट कैप, मेगा कैप स्टॉक में, वो भी यूएस में विदाउट एनी करेंसी रिस्क, तो ज़्यादातर एफआईज रिस्क नहीं लेंगे इमर्जिंग मार्केट में। एक ऑब्वियस कंक्लूजन है वो। लेकिन ये पैसे का क्या है ना, ये पैसा मोमेंटम सेंस करता है और मोमेंटम चेज करता है। आप 2-3 हफ्ते दे दीजिए इस मार्केट को जिसमें बड़ी रैली हो जाए, और एक बार ये मार्केट अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दे, उसके बाद देखिएगा आप कैसे वापस एफआईएस भी आएंगे इस मार्केट में, क्योंकि इवेंचुअली पैसा जो है ना वो रिटर्न्स के पीछे भागता है, बाकी स्टोरेज के पीछे नहीं भागता। चलिए एक काम करते हैं, एक और ट्रिगर जो मार्केट के लिए अवेटेड था वो था आज के ऑटो सेल्स के नंबर्स। अब तक जो आए वो तो काफ़ी शानदार रहे, एक्सपेक्टेड भी थे। यतिन से समझते हैं। यतिन, चलते हैं आप वापस, आप बताइए कौन से सेल्स आए अब तक? जी, तो अगर हम बात करें ऑटो सेल्स की, तो अभी तक के जो नंबर्स आए हैं काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस आए हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो जो ऑटोमोटिव सेगमेंट के सेल्स हैं यहाँ बिक्री 14% बढ़ी हुई है और 1,03,000 यूनिट्स के आसपास अब बिक्री होती हुई नजर पड़ रही है। तो एक रिकॉर्ड ज़बरदस्त आपको सितंबर के महीने में ऑटोमोटिव सेगमेंट सेल्स में दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और उसी तर्ज पे अगर हम ट्रैक्टर की बिक्री की बात करें तो 50% के ग्रोथ, 40-45% का अनुमान था, लेकिन लगभग 50% की ग्रोथ यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर बिक्री में आता हुआ नजर पड़ रहा है। 66,000 यूनिट से ज़्यादा की ट्रैक्टर बिक्री हुई है। ऑब्वियसली जीएसटी कट ने तो बेनिफिट किया ही है, लेकिन जो मॉनसून ज़बरदस्त हुआ है उसके कारण रूरल मांग में आपको क्लियरली बॉयंसी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बजाज ऑटो 5 लाख यूनिट का अनुमान था और 5,10,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री आपको सितंबर के महीने में आते हुए नजर पड़ रही है और काफ़ी शानदार यहाँ भी परफॉर्मेंस है। 9% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की लाइंस पे भी यहाँ ट्रैक्टर बिक्री लगभग 48% बढ़ी है। और वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स इन्होंने भी अपने नंबर रिपोर्ट किए जहाँ 35% का ग्रोथ दिखाई पड़ा है। ओके, शानदार नंबर्स अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया यतिन जी ऑटो सेल्स के आंकड़े रखने के लिए हमारे सामने। अब बजाज ऑटो, एक बार ऑटो स्पेस रखिए स्क्रीन पर। शानदार रैली इस पूरे स्पेस में भी हमें देखने को मिलेगी। 0.25% की तेज़ी के साथ ऑटो स्पेस कर रहा है कारोबार। बजाज ऑटो रखिएगा स्क्रीन पर। कैसा मूव, हाई साइड से थोड़ा सा फिसला, लेकिन अगर ऑटो स्पेस में ध्यान दे, टाटा मोटर्स 5% अप है। क्यों चला वो आगे डिस्कस करेंगे, फिर चार्ट चेक भी उसी वक्त लिया जाएगा। लेकिन आप देखें बजाज ऑटो हालांकि हाई साइड से फिसला है, नंबर्स अच्छे थे। मानस जी, यहाँ पे क्या किया जाए 8,624 के लेवल पर? तो देखिए बजाज ऑटो की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है। फिलहाल के लिए खरीदारी ना करें और एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर आपने 3-4 दिन पहले कोई पोजीशन बना रखी है लॉन्ग साइड पे 8500 का, अगर 8500 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 8300 या 8250 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। खरीदारी करने का मौका कब होगा, तो वो तो 8900 के ऊपर ही होगा। अगर 8900 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर वॉल्यूम देखने को मिले, तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। ओके, चलिए, तो ये ऑटो पे ठीक था। मैं एक M&M पे व्यू लेना चाह रहा था, लेते हैं। उसमें जो लॉजिक था ना M&M में पिछले 3-4 दिन में कि 50 डेमा नहीं टूटेगा, नहीं टूटा फाइनली। और आप देखिए 50 डेमा से क्या इसने पुल बैक दिया, मल्टीपल टाइम, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लास्ट इसमें बाइंग आई उस लेवल से। मैं इस विषय को तो कभी बाद में छेड़ लूँगा। एक काम करते हैं, चंदन के पास चलते हैं। चंदन जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चंदन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नवमी और दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आपका इस वक्त का ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल वीरू, आपको, पूरी टीम को और सभी दर्शकों को
नवमी और दसवीं की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा लग रहा है कि 8 दिन की गिरावट के बाद जो बुल्स ने गिरफ्त दी है वो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार की ओवरऑल विक्ट्री है और बुल्स है वो मेजर मीनिंगफुल लेवल पे आते हैं। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हुआ है और 24,442 जो एक की लेवल है उसको रेस्पेक्ट मिला है। तो लग रहा है शायद वापस 25,000 25,200 तक की उछाल आ जाए। अब बिल्कुल स्टॉक्स की बात करें तो हम सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर पे पॉजिटिव है, चाहे श्रीराम फाइनेंशियल हो या फिर एल&टी फाइनेंस रहे। सो मैं एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 2 दिन में इस काउंटर में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। 250 252 जो हर्डल था उसके ऊपर डिसाइसिवली काम कर रहा है। सो एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 250 का, ऊपर में लगभग टारगेट बनेंगे इस काउंटर में 268 तक के लिए। ओके, एल&टी फाइनेंस आपकी कॉल रोल ओवर्स की शीट में, जिस स्टॉक का नाम भी था, जिक्र भी था, एनबीएफसीज में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स में। बाजार में मोमेंटम है, निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई। लेकिन अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स पिक कर लेते हैं प्रकाश काबसर से। और प्रकाश काबसर, क्या पिक कर रहे हैं आप कैश में? कैश मुझे पसंद है, आई थिंक कल दिया था मैंने, वो है एजिस लॉजिस्टिक। उसका टारगेट था करीब 800 का था, वो अचीव हो गया। लेकिन एजिस लॉजिस्टिक को 1-2 दिन या 3 दिन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। स्ट्रक्चरली लगता है कि यहाँ से जो अपमूव मिलेगा वो 850 तक ले जा सकता है। हाँ, स्टॉप रहेगा करीब 780 का, तो इसको पुल ट्रेड खींच सकते हैं। 1, 2, 3, 4 दिन लग सकता है इसमें, लेकिन यस 850 पॉसिबल है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक्स पसंद आ रहा है, शानदार रैली 4.5% के करीब करीब डेज हाई पर। बताइए राजेश सातवती जी, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक आपकी तरफ से? आश्रय, देखिए दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट देखिए, मुझे लगता है पिछले 5 दिनों से जो करेक्शन है विच हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 10 एंड 20 डीएमएस सपोर्ट। मुझे लगता है ये जो 1530 का लेवल है इंपॉर्टेंट होगा। 1543 करंट मार्केट प्राइस है, सो हम 1520 के स्टॉप लॉस के साथ दीपक फर्टिलाइजर को बाय करेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1580 से लेकर 1600। ओके विकास जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कैश कॉल्स में? मेरा कैश कॉल में जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस में हमने देखा है कि एक रिट्रेसमेंट देखने के बाद एक अपमूव देखने मिल रहा है। 294 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 316 का मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो कैश काउंटर में मेरा जियो फाइनेंस बाय रहेगा 294 के स्टॉप लॉस। जियो फाइनेंशियल की यहाँ पे चर्चा हुई तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही करें। ये बात हो गई हमारे कैश कॉल्स की। ऑटो स्पेस की चर्चा कर रहे थे हम। स्कॉट्स कुबूटा रखिए एक बार स्क्रीन पर। शुरुआत से ही जब मार्केट की ओपनिंग से पहले प्री ओपनिंग में भी हमने देखा शानदार रैली के साथ कर रहा था कारोबार, उसके बाद अभी भी 0.6% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। आंकड़े अच्छे हैं, ट्रैक्टर्स बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, सब चीज़ अच्छा लग रहा है। मानस जी, स्कॉट्स कुबूटा इस पर क्या राय होगी? तो देखिए स्कॉट्स की जहां तक बात है, बिल्कुल सही जगह से रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी में अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। मेरा समझना है कि शायद आपको 38.25 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 200 रुपए ऊपर के टारगेट है, करेंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 35.40 के नीचे लगा रहा है। ओके चलिए, तो ये समय आपके लिए कुछ कैश कॉल्स हुई और एस्कॉर्ट्स कुबूटा यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए। ऑटोज़ की बात हो रही थी तो ऑटोज़ में ही रहते हैं। टाटा मोटर्स का डीमर्जर आज से लागू होगा। डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर होगी। डीमर्जर की डिटेल्स के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, टाटा मोटर्स की डीमर्जर डेट का इंतजार बाजार अगर आप देखें तो लंबे समय से कर रहा था, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में एक्शन भी आपको नजर आ रहा है। आज से एप्लीकेबल हो गया, लेकिन 14 अक्टूबर अगर आप देखें तो इसके डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है, एक दिन बाद एक्स डेट होगी। अब दरअसल अगर आप देखें तो हाईलाइट्स में आपको बता देता हूं, 2 सेगमेंट में टाटा मोटर्स जो है बट जाएगा। अब अगर आप देखें तो कमर्शियल व्हीकल एक सेगमेंट होगी, अलग एंटिटी होगी, और साथ में अगर आप देखें तो जो पैसेंजर व्हीकल्स है जिसमें JLR इंक्लूडेड होगा वो दूसरी एंटिटी हो जाएगी। और निवेशकों को अगर आप देखें तो एक टाटा मोटर्स के शेयर पर एक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इसका शेयर देखने को मिल सकता है। और अगस्त में अगर आप देखें तो इसका जो डीमर्जर है इसके ऐलान किए गए थे। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू स्प्लिट निकल कर आता है, अब ज़्यादातर अगर आप देखें तो जो इनकी पैसेंजर व्हीकल है यहाँ से रेवेन्यू आती है। ऑलमोस्ट 84% अगर आप देखें, क्योंकि इसमें JLR का बहुत बड़ा हिस्सा है, 70% के आसपास तो कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले JLR ही कर देता है। तो 84% अगर आप देखें तो जो टोटल रेवेन्यूज में से आती हैं आपके पास पैसेंजर व्हीकल से। कमर्शियल व्हीकल से अगर आप देखें तो सिर्फ 16% का योगदान देखने को मिलता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आपके पास रिकॉर्ड डेट तो आ चुकी है, लेकिन अब जो कमर्शियल व्हीकल की एंटिटी है इसकी लिस्टिंग कब होगी
तो बताया जा रहा है कि अब अगले महीने अगर आप देखें तो नवंबर में ये मतलब मिड नवंबर के आसपास लाइकली है कि यहाँ पर लिस्टिंग आपको कमर्शियल व्हीकल एंटिटी की देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़े रिकॉर्ड डेट की डिटेल्स आने के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में खास एक्शन नज़र आया है। बिल्कुल, और देखिए ये ज़रूरी भी था। शुक्रिया आशीष, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन JLR का है और कमर्शियल व्हीकल्स में एक फाइनली अब एक थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन हो सकेंगे अच्छे से अशोक लेलैंड के साथ। गौरांग जी, टाटा मोटर्स खरीदेंगे इन लेवल्स पर? क्योंकि ख़राब खबरों पे भी स्टॉक गिरा नहीं। ये जो पूरा साइबर अटैक हुआ बिल्कुल नहीं गिरा और इनफैक्ट अब तो 5% ऊपर है आज। तो अनुज भाई, खराब खबरों पर थोड़ा बहुत गिरा था, मगर गिर के संभला और फिर ऊपर की तरफ उभर रहा है। देखिए, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो हम मानते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की सोचनी चाहिए। डीमर्जर को लेकर के आने वाले समय में जो परिस्थिति उभरी, मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल को ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे आप बता रहे थे, पैसेंजर व्हीकल में JLR का योगदान ज्यादा है और JLR को लेकर के जो खबरें आई थी पिछले हफ्ते या इस हफ्ते की शुरुआत में, उसको लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति थी। लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो पहले तो बने रहें। अगर आपका निवेश अगर नहीं है तो इस स्तर पर थोड़ी बहुत शुरुआत कर सकते हैं और गिरावट पर जुड़े। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति और होल्ड भी किया जा सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो टाटा मोटर्स पे ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का। मानस जी हैं हमारे साथ, चंदन तापड़िया जी और इनके अलावा है रचना मेहदी जी हमारे साथ। रचना जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक? जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए है चोजन कोफोर्ज, जो कि अभी 1610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे 1620 का सी बाय करेंगे, जो कि 60 पे ट्रेड कर रहा है। हम ऐसे लगाएंगे 50 पे और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 75 एंड 80। कोफोर्ज, वो जो हम बात कर रहे थे ना रिवर्सल की, निफ्टी IT में रिवर्सल कहाँ खेलना चाहिए, और इस बीच याद रखिएगा निफ्टी IT अब 1% ऊपर हो चुका है। शानदार मूव यहाँ पे। चंदन, आप क्या पिक करेंगे? बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा फाइनेंशियल काउंटर से ही MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो मैक्स देखें तो पिछले लगभग 5 वीक का जो हल्का हल्का लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था उसको निगेट किया है। डेली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल को ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। जिस हिसाब से आज का मूव है विद ओपन इंटरेस्ट एडिशन साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे एक नई तेजी की पोजीशन बन रही है। इनफैक्ट ऑप्शंस के डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो 1640 की अक्टूबर की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 39 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। सपोर्ट रहेगा 28 का, ऊपर में काउंटर 60 रुपए तक के टारगेट छू सकते हैं। तो 1640 की कॉल मैक्स फाइनेंशियल की। ओके, मानस जी आपका धमाकेदार ऑप्शन? तो देखिए अनुज जी, ऑप्शन में L&T फाइनेंस के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। L&T फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट पे। तो L&T फाइनेंस का 260 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। L&T फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी की राय और पूरे फाइनेंशियल स्पेस में अच्छी। इनफैक्ट PFC REC अगर आप देखें तो सुबह इसका जिक्र हुआ था और अच्छी खासी मूवमेंट के अभी हालांकि हाई साइड से थोड़ा सा फिसला है लेकिन फिर भी मोमेंटम इंटैक्ट। कुछ और स्टॉक्स देख रही थी जहां पर अच्छी बाइंग नजर आ रही है। टाटा मोटर्स डे हाई पर है। इटर्नल रखिए एक बार स्क्रीन पर। इटर्नल डेज हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। लगातार चर्चा होती रहती है स्टॉक पर। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी 1% के करीब। और हाल फिलहाल में जो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी CLSA की पूरे क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर, इटर्नल वो फेवरेट स्टॉक उसमें से। गौरांग जी, इटर्नल पे काफ़ी बार चर्चा हुई है आपके साथ। इटर्नल अभी भी आपके पसंदीदा लिस्ट में शुमार है? बिल्कुल श्रेया जी, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से नए शहरों में अपने नक्शे कदम रख रहे हैं, नए तीव्र गति से डार्क स्टोर्स में ये अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, अब सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा और मेरे ख्याल से जो नए डार्क स्टोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो उसके कारण जो सर्विसेबल एरिया है वो काफी बढ़ सकता है। और हम ये भी मानते हैं कि अगर हम दोनों की तुलना करें, इटर्नल और स्विगी की, तो इटर्नल हमें ज्यादा पसंद आता है स्विगी के बनस्पत। ब्लिंकिट का योगदान श्रेया जी मेरे ख्याल से आने वाली तिमाहियों में बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जाएगा। चलिए, मीनवाइल टाटा मोटर्स डे हाई पर है क्योंकि वो सेल्स नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। कमर्शियल व्हीकल्स हों या पैसेंजर व्हीकल्स हों, EVs तो खैर
डबल ही हो गई हैं, तो इस वजह से डे हाई पर आया स्टॉक्स। 4 का चौका की शुरुआत करेंगे, उसके बाद वो स्पेशल कॉन्वर्सेशन जो रमेश दमानी जी के साथ हुई उसका एक अंश सुनाएंगे आपको। सस्ता ऑप्शन चंदन जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो चंदन जी आप शुरुआत करिए, सस्ता ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वापस एक डिफेंस की थीम बाजार में वर्क कर रही है, जिस हिसाब से पूरे मार्केट में रिकवरी हुई है। और पिछले लगभग 5-6 दिनों से मोस्ट ऑफ द डिफेंस काउंटर में थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एचएल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट 4700 4720 के आसपास बने। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिकवरी बननी चाहिए, तो एचएल की हम कॉल पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे एट द मनी हल्का सा ओटीएम स्ट्राइक पे जाना चाहूंगा एचएल पे। आउट ऑफ द मनी कॉल की तरफ यदि हम बात करें तो मैं 4900 की कॉल देख रहा हूँ, जो लगभग 100 रुपीज के आसपास चल रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 4900 की कॉल 100 रुपए के आसपास चल रही है, इसको खरीदारी की सलाह देंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 82 के आसपास, ऊपर में 130 तक का टारगेट एचएल की 4900 की कॉल दिखा सकती है। ओके, 4900 की एचएल की कॉल आपको पिक करनी है, 100 पे ट्रेड कर रही है। अब राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? जी थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा। सुबह मैंने ये कॉल दिया था मुनाफे की विजयादशमी के तौर पे, और मुझे लगता है आज जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है, एपीएल अपोलो की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट आगे भी चलेगा। तो 1734 ये करंट प्राइस है। मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग की भी बात करें तो 1780 का यहाँ पे टारगेट होगा। 1780 से लेकर आप 1800 का टारगेट लेके काम करें। तो 1734 चल रहा है एपीएल अपोलो, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1715 का। ओके, एपीएल अपोलो एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक। चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी बताइए आप कौन सा स्टॉक दे रहे हैं? और देखिए टाटा मोटर्स पे ध्यान दीजिए, 5% ऊपर जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी कुछ मिनटों पहले 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड अभी भी लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 704 के नीचे 404 रुपए के 704 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 750 750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, मिड कैप फंडा गौरांग जी बताइए। तो सीमेंट क्षेत्र में से एक छोटी मझौली कंपनी अनुज भाई, सागर सीमेंट, सबसे कम उत्पादन खर्च में ये सीमेंट उत्पादन करती है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सीमेंट की खपत को लेकर के हमें सकारात्मक रुझान दिख रहा है, बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ खरीदारी की राय निकाली। और नई कैपेसिटी, नई उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए भी काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से अनुमति मिलना भी काफी मुश्किल है। तो एक छोटी मझौली कंपनी, अच्छा खासा मार्केट शेयर, मूल्यांकन जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओके, सागर सीमेंट 255 पे आपकी बाय कॉल। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए यहाँ पर, और इस श्रृंखला में आज पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शन। चंदन जी ने पिक की कॉल स्ट्राइक एचएल की 130 पे लक्ष्य रखकर 104 पे आपको बाय करनी है। ऑलरेडी 104 हो चुकी है, 100 पे बाय करवाई थी। 4900 का स्ट्राइक। राजेश सतपुते ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स को पिक किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्लीन ब्रेकआउट था इसमें। 1780 का लक्ष्य यहाँ पे, और उसके बाद हमने पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार ट्रेड। ये पिक किया आज मानस जी ने, टाटा मोटर्स रिवर्सल ट्रेड, बहुत अच्छा मूव यहाँ पे, और 750 का लक्ष्य। और अभी गौरांग जी ने आज अभी को जो कॉल पिक करी मिड कैप फंडा सागर सीमेंट। तो ये नवमी जो है, याद रखिएगा, बड़ी शुभ रही है अब तक, और लगभग 1% के इजाफे के साथ निफ्टी 1% ऊपर, निफ्टी आईटी, और लगभग 1.25% निफ्टी बैंक। और ये विजयदशमी पर और नवमी पर एक खास बातचीत हुई इस उपलक्ष्य में। त्यौहार के सीज़न के बिल्कुल शुरुआत में सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की बाजार के दिग्गज निवेशक और एक बहुत ही, अगर आप देखें, पुराने विशेषज्ञ और निवेशक रमेश दमानी जी के साथ। आइए इस बातचीत के कुछ मुख्य अंश को सुनते हैं जरा। रेलवेज पर सबसे पहले मुझे याद है जब आपने बुलिश व्यू लिया था, उसके बाद से अगर किसी ने रेलवे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया होता तो वो 10 गुना हुआ होता। अब आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से थोड़ा सा पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ से पैसे निकाल के put it more into defense. Defense remains broadly intact. Okay. My portfolio in defense remains intact. But the other PSUs, for example, in the OMC space or in the construction space, which offer reasonable value in the financing space. So I find plenty of opportunities there.
The one we've added in the basket in recent times has been the rare earth play. Okay. Because we realize that the government is, like I mentioned, जो मैंने आपसे पहले बोला था कि geopolitics is now as important as economics. So a lot of rare earths is not probably economically justified, but geopolitically we need to have our own supply chains out there. So if you buy a basket of these companies, which are all PSU or state-run PSUs, I think they will tend to do well over a period of time. तो ये लिस्टेड स्पेस में है rare earth हाँ, companies? लिस्टेड स्पेस में 4-5 कंपनियां हैं. ओके, ठीक है. तो देखिए, बड़ी बात कही रमेश जी ने. थोड़ा सा पैसा रेलवे से उन्होंने बुक किया है, डिफेंस में अभी भी है, ऑयल स्पेस में और रेयर अर्थ में. तो ये कुछ स्पेसिस होगी, थोड़ी रिसर्च आपको करनी होगी, क्योंकि रमेश जी ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे. रमेश सर, इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? कुछ मैंने सुना है कुछ छोटी फार्मा कंपनियों में आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया. Surprisingly, Anuj, I've not been a great advocate of pharma, but I've seen increasingly, I made a large bet across pharma companies in the small cap and mid cap space. But rather than try to find that selling basically to America, which is probably under a cloud right now, not in the generics but in the branded space, we tended to buy companies with some intellectual property. तो कोई वैक्सीन डेवलप कर रहा है या कोई एंटीबायोटिक्स डेवलप कर रहा है या कोई ANDA is buying it in order to sell it, or they have facilities already in America, so they do a good contract manufacturing job. And I'm finding, surprisingly for me, a lot of opportunity in the pharma sector. So if you ask me where have I put additional money, I have also put it a lot in the pharma sector. Okay. But ज़्यादातर जो मतलब अमेरिका में एक्सपोजर कम होना चाहिए उनका, या फिर वो भी चलेगा? It's a bit more nuanced approach than that. What I'm trying to find is companies that own intellectual property. Okay. So if you make a vaccine, that's intellectual property. If you make an antibiotic, that's intellectual property. If you buy an NDA and make a drug with that, that's intellectual property. And we are finding ना बना पाए उसको basically. कोई आसानी से ना replicate because there's some protection of patent and processes out there. So we're trying to find those companies, and we're finding, a good bunch of those companies. Surprising to me also, I'm finding it. ओके, तो फार्मा हो गया, रेयर अर्थ हो गया, यहाँ आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. कोई और सेक्टर जो प्राइवेट ना हो लेकिन पब्लिक मार्केट में जहाँ आपको इस समय लग रहा है कि रिटेल अगर थोड़ा स्टडी करे तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उन्हें? I think tech has been beaten down a lot, and I think there's a lot of worry what will happen in tech, and even I'm worried. I don't know. I'm not sure whether it will do well or slow down or headcount will go down completely. But within the tech subsector, you look at what is called GCC, Global Capability Centers, that are being built out there. There's an unlimited boom going on in that sector. Okay. So companies that profit out of that, there are some listed companies that play that place, but also there are companies that supply to it or profit from it. I think that is one sector that I'm increasingly finding that, because there's almost secular boom going on in that, because of H1B visa, more work will be outsourced. India has become a cheap outsourcing destination. Cost of communication is low. Cost of real estate is low. So there's a secular growth story going on in that sector. अभी सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और जैसे कई बार होता है कि आप पूरी रिसर्च करते हैं और ये बहुत लोग पूछना चाहेंगे, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी कई बार कोई इन्वेस्टमेंट जैसे कुछ समय के लिए नहीं चलती हैं. एक डिजिटल इंफ्रा स्टॉक में आपने बेट ली थी, वो स्टॉक नहीं चला और इनफैक्ट काफ़ी नीचे है, काफ़ी सेटबैक भी आए. ऐसे में आप क्या उसे होल्ड करते हैं? उसे अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं, या फिर आप एक जैसे कहते हैं कड़वी दवाई पीकर उसमें से निकलने की फिर सोचते हैं? Great question, glad you asked. First, आपके मीडियम के द्वारा let's start make a statement that a lot of people do fake social media posts, what I've done and what I haven't done. I don't have any social media posts other than आपके लोगों के साथ इंटरव्यू करने में मेरा कोई electronic media. So most of what you're seeing is fake. So please don't follow what everyone says. Having said that, yes, I have invested in digital public infra stocks. I remain bullish on that. I think I made a wrong valuation guess, so the stocks have corrected 20-30% and are still down. Do I hold on stocks? Yes, because I'm basically still bullish on that space. When do I sell the stock? आपने पूछा था. When do you realize कड़वी दवा कब पीने का? When you think you're basically wrong. For example, आपको बताऊँ, a few years back I made a company called Cyber Security. But that never proved right. It never grew. So I took the loss and got out of that stock at that time. So occasionally you will make blunders in your portfolio. So that's why it's a strong argument not to follow anyone blindly, to make sure you do your own thought process, your own thinking out there. So I think with digital public infrastructure stock, I believe that the rollout is happening even as we speak. I think perhaps I made a wrong bet in terms of valuation,
which has now been corrected by the market. But I remain optimistic on that whole area. एक दिवाली गिफ्ट, आपने इतने सारे सेक्टर सब सेक्टर्स की बात की, अगर जो रिटेल सुनकर आपको अगर थोड़ी खुद रिसर्च करके अगर किसी एक ऑब्वियसली आप स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी एक जगह पैसा लगाना है तो सबसे ज़्यादा बुलिश आप इस समय जितनी भी आपने बातें की उनमें सबसे ज़्यादा किस पे होंगे? I think within the public sector space, you look at a construction and a finance company, because I think there's going to be a massive infrastructure rollout by the government. For उदाहरण के तौर पे, Delhi is built horizontally, okay, but now because of space constraint has to be built vertically. But that means someone has to do that work, okay? Yes. So if you look at companies over a 3-year period, I'm not saying over 3 months, 6 months, you can go completely wrong in these businesses, but over 6 months, over a 2-3 year period, people who do the construction, India will be the builder to the nation. That is what someone told in the press today. And the financiers of these kind of projects will do well. So I would recommend as a basket, see, leadership is already in the public sector stock. You want to find, other than defense and rail, some new stocks leading it. I would suggest you take a look at the construction finance as a composite over a 3-year period. Anuj, again, I'm not saying this 6 months, I don't know what the earnings will be. But over a 3-year period, I'm pretty confident that they will, as India goes from being a horizontal society to a vertical society, and as the financing requirements grow, both that sectors will do well. तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपने सुना और पूरा इंटरव्यू आप CNBC आवाज़ पर फिर से देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। लेकिन कई सारे सेक्टर्स उन्होंने बताए जहां पर उनको दमखम नज़र आता है। फार्मा, साथ ही उन्होंने बताया डिफेंस स्पेस में दम नज़र आ रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स का जिक्र किया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग कंपनीज, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक उन्होंने जिक्र नहीं किया। रेयर अर्थ मेटल्स पर मेरा आपसे सवाल है, ये स्पेस कैसा लगता है आपको? और मैं देख रही थी GMDC, साथ ही आज 1 बजे के शो में जो हमारा स्पेशल शो था, इंडियन मेटल्स एंड फेरस अलॉय भी सुझाए गए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है स्टॉक। इस पूरे स्पेस पर आपकी राय? देखिए, रेयर अर्थ में तो इस समय लिस्टेड स्पेस में एक ही प्लेयर GMDC का, क्योंकि रेयर अर्थ ऐसा नहीं है कि बस आपका मन हुआ कल उठ के बोल दिया रेयर अर्थ पे मैं काम करूँगा बहुत, और GMDC में भी कोई गारंटी नहीं है। GMDC पे का काम चल रहा है कि उनको अंदाज़ा है कि उनके पास शायद रेयर अर्थ है और उसकी माइनिंग हो सकती है शायद, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। और ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, 6 महीने में डबल से ज़्यादा हुआ है, करीब करीब 128% हुआ है। तो उस नॉलेज के साथ, और ये नहीं है कि 2 क्वार्टर के लिए लेके बस कि पैसा नहीं बना तो बाहर हो गए, ये नहीं। बाकी भी जो उन्होंने नाम लिए, फार्मा कंपनी में एक उन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, वो हमने चैनल पे कई बार डिस्कस भी किया है वो स्टॉक। उसके अलावा भी 1-2 स्टॉक्स तो थोड़े से हिंट उन्होंने दिए हैं। क्या देखिए, एक चीज़ उन्होंने और कही है, लेकिन और ये मैं फिर सबको बोलूँगा, अब एक स्टॉक में वो गलत भी पड़े, 2 स्टॉक में वो गलत भी पड़े। अब जैसे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक की बात हो रही थी, मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन ईगवर, अब उसमें लेकिन वो उनको लगा कि उनसे शायद गलत रेट पे लिया गया, लेकिन अब वो लॉस ले सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, उसका साइज़ इतना बड़ा है, वो ये लॉस ले सकते हैं। रिटेल ले सकता है क्या वो लॉस? वो रिटेल को ये सोचना होगा, ठीक है? तो ठीक है, जो हम पूरी कॉन्वर्सेशन थी ये आपको थोड़ा सा गाइड करने की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस ब्लाइंडली उन्हीं स्टॉक्स को खरीद लें, ये थोड़ी सी रिसर्च और थोड़ी सी हार्डवर्क आपको भी करना होगा। ओके, अपनी रिसर्च कीजिए, अब थोड़ा हार्डवर्क, लेकिन ये पूरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा सुन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सेबी ने बेहद चौंकाने वाला एक सर्वे निकाला है जिससे पता चल रहा है कि इतने बड़े देश में सिर्फ चंद लोग ही इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। वही FNO को लेकर तो और ही बुरा हाल है। क्या है सर्वे की बड़ी बातें, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए सर्वे में क्या देखा आपने, क्या हाइलाइट्स हैं? श्रेया, बहुत बड़ा सर्वे है और जितना पढ़ते चले जाओ उतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो इस इन्वेस्टर ए प्रेजेंटेशन में टोटल 48 पन्ने हैं और हर पेज में अगर आप देखें तो इतनी बारीकी से और इतना प्रिसाइज डेटा दिया गया कि जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया लगेगा आपको। अब सैंपल साइज इसमें बड़ा तगड़ा है, 90,000 से ज़्यादा का सैंपल साइज है और इस देश के सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में इसको सर्वे को किया गया है। 400 से ज़्यादा जो शहरों के निवेशक हैं इनसे बात की गई और इसमें अगर आप देखें तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। अब 10% के आसपास जो है वही पेनिट्रेशन है आपके पास मार्केट में, और 10% नहीं, प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 9.5% है। अब इसके पीछे अगर आप देखें तो कारण ये है कि एक तो जानकारी का अभाव है, अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से समझते हो। दूसरी बात यह कि रिस्क एवर्स है, जोखिम नहीं लेना चाहते, अभी भी फिक्स्ड जो इनकम सिक्योरिटीज है
वहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। अब साथ में अगर आप देखें तो पता चला कि 80% जो निवेशक हैं वो रिस्क एवर्स है, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। और एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर तो देखिए केवल जो टोटल पेनिट्रेशन है इसमें से 1% ही लोग ऐसे हैं जो आप देखें एफएनओ में ट्रेड करते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि जितने अकाउंट्स हैं आपके पास, जितना पेनिट्रेशन है, आप में देखिए कि सिर्फ 40% तो इसमें डॉर्मेंट है, यानी डॉर्मेंट का मतलब पिछले 1 साल में कोई निवेश ही नहीं किया है। अब जानकारी तो देखें तो इक्विटी के बारे में, मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में 63% को है, लेकिन हैरत की बात आप देखें कि सिर्फ 9.5% ही निवेशक हैं आपके पास इस देश में। और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो ये स्वाभाविक है वैसे डेटा, लेकिन शहरी लोग थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं इस प्रोडक्ट को। 15% के आसपास का पेनिट्रेशन है, ग्रामीण में तो सिर्फ 6% के आसपास है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग डेटा है, और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो आमतौर पर एक डेटा पॉइंट की हम बात करते हैं कि किस शहर में कितने ज़्यादा निवेशक, लेकिन आप यहाँ देखिए कि उन शहरों में कितने पेनिट्रेशन है। अब दिल्ली में अगर आप देखें तो 20.7, ये टॉप पर है दिल्ली, लेकिन दूसरा नंबर जो है आपको चौंका देगा, अंडमान और निकोबार 17.1% अगर आप देखें तो यहाँ पर पेनिट्रेशन है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर गोवा है, गुजरात है, ये तो लगातार टॉप में कायम ही देखने को मिले। अब टोटल जो पेनिट्रेशन है आपके पास 9.5% का है। देश में अगर आप देखें तो 8.5% आबादी के पास डीमैट अकाउंट है। लेकिन अब आप इसमें से देखिए फर्दर डाइसेक्शन जो है, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में 6.7%, सीधे तौर पर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इससे भी कम है, केवल 5.3% है। एफएनओ की बात करें तो सिर्फ 1% है, और हम वीकली एक्सपायरीज के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। रीट्स और इन्वेस्ट को जानने वाले तो है ही नहीं, 1% से कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रिसाइजली ये जो प्रेजेंटेशन है, ये सर्वे कहता है कि अभी मैसिव स्कोप और मैसिव ग्रोथ यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। यानी आशीष की सुने तो अनुज, CDSL, NSDL, HDFC, AMC, इनके लिए भी बहुत स्कोप है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि दिल्ली और अंडमान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर यहीं पर ही है। बिल्कुल। भी तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत लोग जो है ना वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी तो एक्सचेंजेस का क्या होगा। अरे कैश मार्केट की ट्रेडिंग भी तो एक्सचेंज पे ही होगी, वो कहाँ होगी, है ना। और आईपीओस भी तो इतने दिन के, हफ्ते के 4 आईपीओ आ रहे हैं, वो भी तो एक्सचेंज पे ही आएंगे। तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं। हाँ, और पता है अनुज, मैंने देखा कि पोस्ट कोविड जो लोग आए थे ना, उसमें से बहुत से लोग मात्र इस 1 साल की कमजोरी में, और कमजोरी भी कितनी थी, 26,200 का इंडेक्स हार्डली 24,000 गया, सिर्फ इस रिट्रेसमेंट में ही काफ़ी हद तक डिमोरलाइज हो गए। ये मुझे देख के थोड़ा दुख हुआ। ये मानते कि नहीं मानते आप बात? सिर्फ 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस में नहीं डिमोरलाइज हो गए, लेकिन पैसा नहीं खींचा, पैसा अभी भी आ रहा है। तो डिफरेंस है। डिमोरलाइज, देखिए डिमोरलाइज तो गुरु हम भी हो जाते हैं। 1 महीना मार्केट नहीं चलता तो हम भी डिमोरलाइज हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी हम शो तो करते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि शो नहीं करते, तो शो मस्ट गो ऑन। तो लोग भी ठीक है डिमोरलाइज हो रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं खींच रहे हैं मार्केट से, ये अच्छी चीज़ है। वैसे आज मैं सुन रहा था, एक और चैनल पे बात हो रही थी, नीलेश शाह ने कहा कि सितंबर के महीने में आपको म्यूचुअल फंड के डेटा में थोड़ा सा आउटफ्लो दिखेगा। अब पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी है, चलिए एक काम करते हैं, इस चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अब आशीष, शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्विकली, और उसके बाद मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। चलिए अब एक काम करते हैं, मेहरबून ईरानी को जोड़ लेते हैं और उनसे बात करेंगे मार्केट को लेकर क्या लग रहा है। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स। बताइए आज क्या कुछ ट्रेंड रिवर्सल टाइप का लग रहा है मार्केट को देखकर? नहीं, ऑन द होल अनुज मैं कहूँगा कि लोग परेशान डेफिनेटली हो गए कि लास्ट 1 साल में हम लोग ने जो लेवल देखा था वो लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। मैंने पिछले 30 साल में बाजार में काफ़ी सारे फॉल देखे हैं, और मैं कहूँगा ये जो अभी जो हो रहा है पिछले 1 साल में, आई थिंक वो फॉल है ही नहीं, बिकॉज मार्केट इज़ मूविंग इन अ नैरो रेंज। तो आप इसे करेक्शन कर सकते हो, टाइम बाउंड करेक्शन कह सकते हो, आप कह सकते हो कि कंसोलिडेशन है। द कंप्लेंट है कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि बाजार कुछ कर नहीं रहा है, और उसमें मूल कारण था कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इसके बाद भी जो मार्केट को हुआ था, जिससे मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे अनिश्चितता है बाजार में, खास करके जो ग्लोबल फैक्टर्स है,
हम लोग ने जियोपॉलिटिकल रिस्क देखी, हम लोग ने पाकिस्तान के साथ हमारा पंगा हुआ था। ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच हैज़ हैपेंड। और उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, टैरिफ की जो वॉर है, मारामारी है, ही इज कोजिंग अप टू पाकिस्तान, ही इज टेलिंग हिज ट्रूप्स टू बी रेडी वॉट एवर दैट मीन्स। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी सबसे बड़ा रिस्क है और मार्केट इसको टैकल कर रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा मार्केट को, वो रहेगा रेजिलियंस ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट करते हो कि मार्केट में पिछले 20 साल में एफआई की एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में सबसे लोएस्ट है और ट्रेडिंग पोजीशन जिसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन सबसे हाईएस्ट है। डिस्पाइट दैट अगर हम लोग 5% नीचे है टॉप से, जो 12 महीने में हुआ है, तो वाई शुड वी बी कंप्लेनिंग। द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि मार्केट इज ऑन इट्स कोर्स फॉर अ गुड टाइम इन द डेज अहेड। अब 1-2 सीजन का क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मार्केट्स विल टर्न। रही बात सितंबर की, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट वेरी हाई। पब्लिक जानती है कि अगस्त 15 और सितंबर 22 जो जीएसटी कट अनाउंस हुआ था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें जो 35-40 दिन थे उसमें एक्टिविटी थोड़ी लल थी। तो मार्केट विल टेक द नंबर्स वेल एंड अंडरस्टैंड कि गोइंग अहेड नंबर्स विल इम्प्रूव। और मेरा पर्सनल मानना है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 7 और 8 आउट ऑफ 10 कॉर्पोरेट्स विल कम अप विथ इम्प्रूव्ड कॉमेंट्री पोस्ट द क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स। So I'm just waiting for corporate results to show some improvement, if not September and December quarter. और ये short position है, overall market under leveraged है. Let's accept that point also. I will not rule out a decent up move coming, maybe after some further consolidation. महबूब जी नमस्कार, मेरी तरफ से आपको और CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दशहरे की, नवमी की शुभकामनाएं। ये जैसे आपने जो बात बोली कि नॉट एग्जैक्टली सितंबर, थैंक्स सर। इनफैक्ट दिसंबर ऑनवर्ड्स शायद उस क्वार्टर की जब नंबर्स की रिपोर्टिंग होगी तो शायद बाजार हाथों हाथते वो नंबर्स अच्छे होंगे। आपका गेस वर्क क्या होता है, क्या कह रहा है सर? कौन से स्पेस में आपको लगता है कि अर्निंग्स फिर भी अच्छी होंगी, जहां पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके आपको बाइंग करनी चाहिए? तो वीरेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा पोलराइज्ड हो गया है। ये मेरे को और आपको और अनुज जी को और किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं। मार्केट समझता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को थोड़ा तकलीफ है। टैरिफ इज़ अ टैरिफ, भले वो 25% हो या 50% हो, रेस्ट्रिक्शंस आर रेस्ट्रिक्शंस। दिस कैन ओनली एंड स्पेशली बिकॉज ग्लोबल डिमांड भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ओवरऑल नॉट ऑल इकोनॉमीज आर डूइंग वेल। सो नाउ द फोकस इज ऑन द डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स। तो जहां आपको 10 सेक्टर्स में पैसे लगा सकते थे, अभी आप सिर्फ 5 सेक्टर में लगा सकते हो। तो हमें समझना चाहिए कि व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक अमंग दोस 5 सेक्टर्स, डोंट बाय इट व्हेन दे आर ग्रॉसली ओवर वैल्यूड। और अभी वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। तो रही बात सेक्टर्स की, मेरा फोकस रहेगा डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पर। हमेशा की तरह मैं कहूँगा टूरिज्म एंड होटल्स लुक्स गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लुक्स गुड, public sector banks, private sector banks looks good, defense looks good selectively, property looks good selectively, and railways looks good. Apart from that, capital goods भी अगर selectively purchase करो आप, तो I think there is opportunity and money to be made. Let's understand one thing, infrastructure spend is going to increase. Indian markets will have to accept the fact that despite a global slowdown, despite restrictions trade pay, the focus will be on the domestic economy. To concentrate on those sectors where the money will keep on flowing and where your money also should go and park itself. ओके ईरानी जी, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे स्पेसेस बताए आपने जहाँ पे आपको दमखम नज़र आ रहा है आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन बैंकिंग स्पेस को लेकर मेरा सवाल है। आरबीआई पॉलिसी आ जाए, आपने देखा आरबीआई पॉलिसी को सुना होगा, और बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर जो बड़े ऐलान हुए हैं, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी। आप कैसे अप्रोच करें बैंकिंग स्पेस को? क्या आप यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाने वाले हैं? क्या स्ट्रैटेजी होगी? जैसे मैंने कहा कि आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड सेक्टर्स, हमें समझना चाहिए। और ये जो भी आरबीआई की पॉलिसी आई है, इट हैज डन नो डैमेज टू द मार्केट। इनफैक्ट इट हैज प्रॉप्ड अप सेंटिमेंट अ लिटिल बिट, क्योंकि जो डॉविस स्टैंस एक्सेप्ट किया है, आई थिंक कंसिस्टेंटली द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैज कम आउट विद पॉलिसीज which has soothed the market sentiment, and market sentiment has been a little positive today for that. Number one, Dovish stance has helped. नंबर 2, जो स्टेप्स लिए गए हैं ई फाइनेंसिंग नॉर्म्स को ईज करने के लिए, साथ में रिलैक्सेशन किया है रूल्स में अबाउट फाइनेंसिंग, ऑल दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव।
रही बात पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, आई थिंक एक्सेप्ट कर दो कि पिछले 2-3-4 महीने में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया था और पिछले 15-20 दिन में PSU बैंक्स अगेन स्टार्टेड गोइंग अप। तो PSU बैंक्स में थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा रुकावट आएगी, बट आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो थोड़े से पीछे हो गए थे वो थोड़े से आगे थोड़े से जल्दी से चलेंगे और जो आज हो रहा है I think infrastructure finance names also are doing well because of the lending norms being relaxed. I think public issues के लिए भी थोड़ी सी छूट-छाट की है against for lending purpose. All this augurs very well. So I am continuing to be very positive. जो मैं कहते आ रहा हूँ कि मुझे बैंकिंग स्पेस पसंद है, बैंकिंग के साथ मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और पावर फाइनेंस कंपनीज को भी ऐड करूँगा एंड आई थिंक दे विल पॉसिबली लीड द मार्केट इन द डेज टू कम। ओके मेहरबान जी, ऑटो स्टॉक्स में आपकी नंबर 1 चॉइस क्या होगी इस समय? आई थिंक हमेशा कहते आ रहा हूँ कि M&M इज़ माई बेस्ट बेट। आई थिंक नंबर्स आज जो आए आर ब्रिलियंट। मैं TVS मोटर को भी पसंद करता हूँ, बजाज ऑटो को भी पसंद करता हूँ, बट आई वुड से समवेयर TVS मोटर हैज़ ऑलवेज सरप्राइज। आई वुड से उनका रिजल्ट्स हैव ऑलवेज बीन गुड एंड समवेयर इन वैल्यूएशन टर्म्स इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव। M&M, I think lot of developments have happened. M&M has challenged all the skeptics who were very skeptical as far as the company's growth prospect goes and is possibly, I would say, I rate it as the number 1 company right now. So M&M को number 1 कहूँगा और somewhere in terms of valuation में बजाज ऑटो को number 2 कहूँगा। अच्छा मेहरबान जी, आपने कहा अभी अपने शुरुआती कमेंट्स में कि ऐसे ही स्पेस जो कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनसे थोड़ा सा अगर आप देखें आपको बच के चलना चाहिए। अभी ये जो फार्मा के टैरिफ्स आए इन टर्म्स आपने जो 100% टैरिफ लगाए, आप इसके अंतर्गत आपका फार्मा पे टेक क्या है? पहली चीज़ तो ये, और फार्मा से ही हट के फार्मा के ही अंदर हेल्थ केयर स्पेस जहाँ हॉस्पिटल्स आते हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस पे GST जा चुका है, अब ये क्या स्पेस होगा जो आपके कंफर्टेबल स्पेस जो है उनकी लिस्ट में अपीयर होगा क्या? हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक। आंसर वुड बी येस। मैं कहूँगा कि ये जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस पे जो बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक इट कैन अफेक्ट 1 or 2 कंपनीज। मार्केट इज अबाव अस और मार्केट अंडरस्टैंड करता है कि ऑन द होल जेनेरिक्स पे अभी तक कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। एक अनसर्टेनिटी रहेगी, बट आई थिंक दिस इज द सेक्टर विच विल कीप ऑन ग्रोइंग। So I would not say that one should stay away from pharma. I would say that any declines which keeps on happening in stock prices, one should possibly go and buy into them. मेरा top 1 or 2 sectors में नहीं है, but pharma में मेरा personal exposure भी है in certain companies, and I think there is going to be nothing basically wrong. Understand and accept it कि US has a heavy dependence on India as a country which is exporting pharmaceutical, especially generics to them. और इसमें मुझे कोई ज़्यादा कुछ बड़ा संकट आएगा या प्रॉब्लम आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं। मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको, और एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपके लिए। मीनवाइल आगे बढ़ते हैं और ये PB फिनटेक के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर, क्योंकि जो एक फियर था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन कट होगा, कमीशन तो कट हुआ है, लेकिन यश के पास जो इन्फॉर्मेशन है शायद वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा कट हो रहा है। यश, गुड आफ्टरनून, एक्सप्लेन करिए। गुड आफ्टरनून अनुज। तो जस्ट 3-4 दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह एक जो GST चेंजेस की वजह से एडिशनल कॉस्ट आया है वो कॉस्ट बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया उनके साथ शेयर की जाए। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो कॉस्ट जो डिवाइड होगी वो पॉलिसी बाजार पे या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे तकरीबन 5 से 8% की कॉस्ट उन पे डाली जाएगी। पर जो फाइनली जो लेटर्स गए हैं, और हम अपने सूत्रों से ये बताना चाहते हैं कि सारी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ये कॉस्ट पॉलिसी बाजार से शेयर करने के लेटर्स भेज दिए गए हैं, और जो लेटर्स के मुताबिक जो कॉस्ट शेयर हो रही है वो काफ़ी बड़ी है। जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ने कहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को
कि वो तकरीबन 18% कमीशन कम करेगी। यानी कि जीएसटी चेंजेस ऑफकोर्स 18% हुए, पर कमीशन भी पूरे 18% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाते हैं वो कम होंगे। इसके लिए एक डेट भी, इफेक्टिव डेट भी कम्युनिकेट की गई है, जो कि होगी 1 अक्टूबर। यानी कि जो पॉलिसी बाजार या अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं और जो कमीशन कमाते हैं, उसमें 18% की कमी 1 अक्टूबर से की जाएगी। उसके एडिशनली हमें अपने सूत्रों से यह भी पता चला है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी अभी बहुत क्लोज है एक कॉस्ट ट्रांसफ़र करने के, और जल्दी मुझे कहा गया अगले हफ्ते तक उस पर भी एक डिसीजन हो सकता है लाइफ कंपनीज के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस जहां पे जीएसटी 18% से एग्जेम्प्ट हुआ है, वो कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ट्रांसफ़र की जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं पॉलिसी बेचता हूँ तो मुझे जो इनकम मिलती थी वो प्रीमियम जनरेट करने पे, उस पे 18% की कमी 1 अक्टूबर से आती दिखेगी। तो यश, ये जो आप कह रहे हैं ये अभी जनरल इंश्योरेंस के लिए, और लाइफ इंश्योरेंस भी फॉलो करेंगे इसको? जनरल इंश्योरेंस के लिए ये है जो लेटर्स भेज दिए गए हैं, पर जनरल इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो आता है वो सबसे बड़ा बिजनेस जनरेटर है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो 18% का कट हो गया उसमें, तो ये सीधा सीधा इनकी अर्निंग्स पे हिट होगा। और लाइफ इंश्योरेंस भी ये करने को तैयारी करी। कुछ रिसर्च किया आपने कितना इम्पैक्ट होगा पीबी फिनटेक के ईपीएस पर इसकी वजह से? पीबी फिनटेक की अगर बात की जाए तो उनका 20% ऑफ रेवेन्यू जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। वैल्यू वाइज 60% ऑफ पूरे बिजनेस की जो वैल्यू है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आती है। और ये जो कट के लेटर्स भेज दिए गए हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस पे ही आए हैं, तो एक काफ़ी बड़ा बिजनेस है वैल्यू वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी, जहाँ पे इसका इम्पैक्ट आता दिखेगा। ओके, तो लेटर्स भेज दिए गए हैं, बेसिकली लेटर्स भेज दिए गए हैं कि आपका कमीशन कट हो रहा है। यस, और हमने लेटर्स एक्सेस भी कर लिया, हमारे पास लेटर्स की कॉपी भी है। ओके, लेटर्स की कॉपी भी है। चलिए, शुक्रिया यश इस जानकारी के लिए। गौरांग जी, पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक पर अब क्या करें, क्योंकि हर कंपनी कह रही है कि देखिए हमें ग्राहकों को तो पास करना है बेनिफिट, तो हम अब कमीशन काटेंगे। क्या ये बड़ी डी रेटिंग फैक्टर हो सकती है यहाँ पर? देखिए अनुज भाई, खबर अभी अभी आई है, तो पहले तो डिस्क्लोजर पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार पर हमारी खरीदारी की राय है। अभी खबर अभी अभी आई, तो मेरे ख्याल से हमारी रिसर्च टीम को थोड़ा समय लगेगा आकलन करने के लिए। अब कितना इम्पैक्ट आता है, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर सीधे सीधे तो आंकड़ों में मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, इसका नकारात्मक असर बिल्कुल पड़ सकता है छोटी या मध्यम उद्योग। ओके, चलिए, तो ये है जनाब इंश्योरेंस स्पेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों, अगर आप देखें जिस पर हम बातचीत कर रहे थे अभी, एक सब्सटेंशियल कट यहाँ पे जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन कमीशंस होती हैं उसमें किया गया है, जैसे कि आपने ये सुना। खैर, निफ्टी लिखा है ये स्क्रीन पे, टुवर्ड्स क्लोज इट्स 24822, और बैंक निफ्टी 55310। वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लास्ट आधे घंटे में जुड़ा था निफ्टी आईटी का, वो थोड़ा सा कम हुआ, बट ओवरऑल फैंटास्टिक क्लोज है। लगभग डे लो से आप देखिए तो करीब 225 अंक ऊपर। कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को, और मंडे नहीं शुक्रवार के लिए व्यू क्या होगा अनुज? देखिए, लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। अब कितने समय के बाद मार्केट में रिवर्सल आया। देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ कहता हूँ, 9 दिन मार्केट ने अपस्विंग दिखाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई। आज टेक्निकली मुझे लग रहा है शॉर्ट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा होगा, क्योंकि आज की कैंडल का साइज़ देखिए आप, कितना बड़ा है आज की कैंडल का साइज़। मैसिव कैंडल है ये। एक ही दिन में आई थिंक हम 3 कैंडल्स को नेगेट कर रहे हैं, और आज ट्रेंड बदलने की एक शुरुआत हो सकती है। एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। शो के शुरू में हमने कहा था कि 24,606 का स्टॉप आपको रखना होगा, तब हम 24,750 पर थे मेरे ख्याल से। अब हम आज इंटरडे में 24,868 के हाई तक पहुंच गए हैं, 24,832 पर हैं हम, वो स्टॉप आपको रखना होगा। बैंक निफ्टी बेटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ट्रिगर है वो पॉलिसी वाला, और बैंक निफ्टी ने 2-3 दिन से साइन दिए ही हैं कि बैंक निफ्टी ने गिरना बंद किया था और लोअर लो बनाने बंद किए थे एक तरीके से। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन और चाहे तो आप स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग कैरी करें, वो भी बेटर एक अप्रोच हो सकती है। यदि के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उन्हें किन स्टॉक्स में फीडबैक मिल रहा है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक्स, और क्लियरली आज तो पूरे मार्केट में दिवाली जैसा माहौल है, लेकिन 2 स्टॉक्स लॉरस लेबोरेटरीज और L&T फाइनेंस, यहाँ डीलर्स जो हैं लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। अक्टूबर सीरीज में दोनों ही काउंटर्स में ज़बरदस्त लॉन्ग वाई का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तेजी के सौदे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट लॉरस लेबोरेटरीज में डीलर्स को लगता है 880-890 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर फ्यूचर्स में। तो ये काउंटर है जहां वो BTST की रणनीति सुझा रहे हैं।
और L&T फाइनेंस NBFC शेयरों में से उनको ये पसंद आ रहा है। यहाँ भी लगभग 265-266 तक के टारगेट्स वो उनको लगता है कि पॉसिबल है और यहाँ कंटिन्यूड FI बाइंग के चलते इनको ये काउंटर में तेजी करने का मूड बन रहा है। ओके, L&T फाइनेंस और लॉरस लैब, ये दो स्टॉक्स डीलर्स की पसंद, और पैनल ने भी L&T फाइनेंस को चुना। काफ़ी अच्छा, FIs की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिख रही है। दो स्टॉक्स रखे रडार पर। अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना भी शुरू कर देते हैं। चंदन जी, आपसे शुरुआत होगी, बताइए क्या कैरी करेंगे परसों के लिए? बिल्कुल श्रेया जी, देखिए एक हमने L&T फाइनेंस की बात की और इस काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो ये तो काउंटर रडार पे ही। और दूसरा मैं एक BTST के लिए फोकस करना चाहूंगा, AB कैपिटल। देखिए AB कैपिटल का सेटअप काफी अच्छा है और आप देखोगे पिछले जब 8-9 दिनों में मार्केट गिरा था उसके बावजूद भी काउंटर अपने आप को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे होल्ड कर रहा है। और इसका जो एक इमीडिएट हर्डल था 290-92 में, वो आज डिसाइसिवली पार हुआ है। सो 292 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। 315-16 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, गावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? मेरे हिसाब से एक ध्यान देना चाहिए SBI कार्ड पर। सेटअप थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन ये ट्रेड करा 877 पर SBI कार्ड। स्टॉप लगाना चाहिए 870 का। मेरे हिसाब से 900 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन यस 900 पॉसिबल है SBI कार्ड। SBI कार्ड 60-78 पे आपका बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए APL अपोलो के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसका फ्यूचर जो कि 1738 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 1714 के लगाने हैं और टारगेट 1780 1780 सेट करने हैं। APL अपोलो ट्यूब्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं मानस जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, बताइए आप क्या कैरी करें परसों के लिए? श्रेया, देखिए मैं MCX को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। जो डिप था वो बाइंग में आया है और पोजीशन जिस तरह से, मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। श्रेया 8050 के आसपास है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7950 का। काउंटर बड़ा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सो MCX का स्टॉप लॉस होगा 7950 का, 8000 के ऊपर का बाय। और स्विंग का इसका BTST का टारगेट होगा 8200-250 का। ओके, MCX 7997 पे आपकी बाय कॉल है। ये रचना जी का भी बाय द वे ट्रेड था 2 बजे का। खैर, एक हम शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए अक्टूबर सीरीज की शुरुआत बेहद शानदार नोट पे। आइए जरा एक बार पल्स को, एक बार पीछे की धड़कनों को सुनने की कोशिश करते हैं। कैसी रही ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। जैसा कि आप सुबह सुबह सुर्खियों में सुन ही रहे थे, 94-95% शॉर्ट थे FIs, लेकिन पहले दिन जो चीज़ नज़र आई वो थी लॉन्ग। यानी बैंक्स ने, NBFCs ने और ऑटो ने आज अपना जौहर दिखाया। इनफैक्ट फार्मा फर्स्ट से स्ट्रॉन्ग था। 153 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 14 शॉर्ट थे, नो डाउट अबाउट दैट, बट कम वनस्पत कम थे 43 और 3 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी प्रॉफिट्स को कैश में ना कन्वर्ट करना, अगले दिन कैरी करना, ये रुझान था। श्रीराम फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, पिरामल फार्मा, हुडको में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था आज का बिग स्टॉक्स में शामिल। L&T फाइनेंस, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग थी सम्मान कैपिटल में। ये कुछ अलग ही स्टॉक रहा है पिछले 4 दिन का, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री ऑल टुगेदर। आई मीन 140 में ब्रेकआउट आया था, अब कहाँ 165-70 की ट्रेजेक्ट्री में खुड़ा है टाटा मोटर्स। और जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई इसने पिछले 4-5 दिन में। लॉरस लैब रिवर्सल, प्रेस्टीज स्टेट्स रिवर्सल, LIC हाउसिंग फाइनेंस रिवर्सल, ये सारे के सारे शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल से आए। डिलीवरी में प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। HPCL 5 दिन की तेज़ी के बाद आज विराम लगा, शॉर्ट बने। PB इन्फेटेक हम खबर डिस्कस कर रहे थे अभी, कमेंस, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ और प्रॉफिट जहाँ कैश पे कन्वर्ट हुए वहाँ पे नो डाउट। देखिए, जब बाजार थोड़ा सा एग्रेसिव होता है तो पिछले 4-5 दिन के स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग मूव देखे गए उनमें प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करता है। मारुति की में वैसे ही हुआ कुछ, और मैक्स हेल्थ केयर, ब्लू स्टार, अदानी पोर्ट्स और NMDC। अनुज, बिल्कुल। मीनवाइल एक बार आइशर मोटर्स का चार्ट लेकर आइए और एकदम से धड़ल्ले से गिरा स्टॉक। बम्पर सेल एक्सपेक्टेड थी, ऐसा नहीं कि बम्पर सेल नहीं है, सेल अभी भी 43% बढ़ी है, लेकिन अनुमान से 10,000 कम बाइक बिकी। अनुमान बहुत ज़्यादा सेल की बिक्री का था और उसके मुकाबले 1,35,000 का अनुमान था, 1,24,000 बिकी। 1,24,000 बुलेट बिकना भी बहुत बड़ी बात है वैसे वीरू, मतलब 1.25 लाख सोचिए आप बुलेट बिक गई, मतलब कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक गिरा क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि 1,35,000 बिकी होंगी। इस वजह से स्टॉक में एकदम से आज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा। कभी अंदाज़ा लगाने वाले इतना अंदाज़ा लगाते हैं कि, है ना, हकीकत को उसका भुगतान करना पड़ता है। बट 1.25 लाख बुलेट है अनुज, सोचिए। वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, 2003 की बात है, हम 2003 के एंड में या 2004 में,
और मेरे बेस्ट फ्रेंड वो भी CNBC TV 18 में ही थे, काफ़ी समय तक मेरे साथ रहे थे। तो उन्होंने मचिज़मो ली थी। मेरे पास उस समय यामा हुआ करती थी, तो और मैं यामा को ही बहुत शानदार बाइक मानता था क्योंकि मेरे पास यामा थी। तो उन्होंने जब मचिज़मो ली, उन्होंने कहा एक बार जरा नीचे आ जरा, और उस समय ना बाइकों में ना ये सब ये जो स्विच सेल्फ स्टार्ट होते ना, ये सब नहीं होते थे। किक मार के अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो स्टार्ट होती है बाइक, वरना नहीं होती थी। और बुलेट किक बहुत ज़ोर के किक मारनी पड़ती थी तो उसमें स्टार्ट होती थी। तो उनको लगा था कि शायद मुझसे नहीं होगी, लेकिन मैं पहली किक में स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो बाइक चलाई ना, मुझे पता चला कि असल में बाइक क्या होती है। मतलब बिल्कुल वो मतलब आई थिंक नेक्स्ट लेवल की बाइक है बिल्कुल। कभी आपने ESD पे किक मारी है? नहीं, ESD कभी नहीं, कभी नहीं। वो होती थी खतरनाक, सबसे खतरनाक किक होते थे। बट खैर वो अगर बैक मार गए, वो अगर बैक मार गई तो गए। जो पाँव पे बहुत ज़ोर से वापस आती थी, आई एम श्योर। एक चार्ट चेक ले लेते हैं आयशर मोटर्स पर। मानस जी, बड़ी रैली के बाद आज थोड़ी सी करेक्शन स्टॉक में, क्या व्यू होगा इस पर? तो देखिए, मेरा समझना है कि अभी भी ट्रेंड तो इंटैक्ट है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। इसे करेक्शन भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो लोअर बैंड है इस कंसोलिडेशन का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 6900 के ऊपर ट्रेड करता रहे, आई थिंक आयशर मोटर्स में बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ जब भी 7100 का लेवल ब्रेक होगा, तो उसके ऊपर कम से कम 400 से 500 रुपए की तेजी और देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक का स्ट्रक्चर ठीक ही लगता है। आई थिंक 6900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, आयशर मोटर्स पे फिलहाल ये राय होल्ड करने की राय है। फिलहाल काउंटर ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स डेज हाई पर बंद हो रहे हैं। शानदार रैली के साथ मार्केट आज क्लोज होने की तैयारी। ITC, HUL, FMCG, पैक जो बाकी है अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो सबसे कम चला है, वहाँ पर भी अब देखिए थोड़ी बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। एक बार रखिए ITC स्क्रीन पर। HUL भी निचले स्तरों से रिकवरी, ITC भी निचले स्तरों से रिकवरी 405 के लेवल पर। चंदन जी, ITC, HUL कैसा लग रहा है? ये दोनों ही स्टॉक्स डेज हाई पर निचले स्रोत से रिकवरी तो दिखा रहे हैं। FMCG पैक्स ने थोड़ा निराश तो किया, और HUL के जो बिजनेस अपडेट थे वो साफ तौर पर बयां कर रहे थे कि आने वाले क्वार्टर्स थोड़े नरम रह सकते हैं। बिल्कुल श्रेया, देखिए ITC और HUL और या फिर पूरे FMCG पैक की बात करें तो थोड़ा सा नर्वसनेस यहाँ पे था। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाजार की अब जो रिकवरी हो रही है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रहा है। मैं सबसे पहले HUL की बात करूँ तो देखिए कंजम्पशन थीम है, बट कंपैरेटिवली उतना स्ट्रेंथ नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 18-19 दिनों का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो अब निगेट होने वाला है। 2750 से लेके काउंटर ने 2450 तक का डिक्लाइन देखा, और उसके बाद में अब जिस हिसाब से वापस 50 डेमा को सरपास करने के लिए अटेम्प्ट कर लग रहा है, थोड़ी और रिकवरी बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस ही रहेगा, बट इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 2490 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 2615 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ITC की बात करें तो ITC भी थोड़ा सा लेकलस्टर है। हालांकि आज रिकवरी बनी है, बट पिछले 6-7 दिनों से इसी दायरे में कामकाज कर रहा है। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि 396 से लेके 399 यहाँ पे मल्टीपल बेस है, बट साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 415 पे हर्डल है, तो हमें इस 396 से 415 के दायरे में प्ले करना पड़ेगा। तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है क्योंकि पूरा मार्केट चल रहा है। HUL में बॉटम और रिकवरी के चांसेस ज्यादा है, जबकि ITC थोड़ा बहुत रेंज बाउंड बायस दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, चलिए बैन अपडेट देते हैं आपको। ध्यान रखिएगा, सीरीज़ का आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन में RBL बैंक बैन में जा रहा है। जी हाँ, 105% पोजीशन हो चुकी है यहाँ पर। सम्मान कैपिटल बॉर्डर लाइन केस है, 82% पोजीशन है यहाँ पर, तो शायद ये बैन से बाहर आ जाए। वैसे टफ है क्योंकि 80% के नीचे आना होता है आपको, और 2-3 दिन से अच्छे मूव्स भी रहे हैं, लेकिन RBL बैंक ये बैन में जा सकता है। एक बार अदानी ग्रुप स्टॉक्स लेकर आइए, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन, दो स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, क्योंकि इन दो में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई। वो जो RBI के नॉर्म्स आए, बहुत लोग इसको एक एक्सटेंशन की तरह कह रहे हैं कि ये अदानी ग्रुप के लिए बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि उनकी फंडिंग के लिए ये शायद बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन चार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर? राजेश सातपुते जी, एक बार ज़रा अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन का चार्ट देखिए, कोई व्यू इन दो स्टॉक्स पर? मुझे देखिए, व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। इनफैक्ट अडानी ग्रीन आज बाजार खुलने के बाद मैंने दिया था, और इसका जो टारगेट था वो 1060 से लेके 1080 का था। वो टारगेट तो हो गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट है, पिछले 5 दिनों में टूटा, उसके बाद ये रिवर्सल है, ये थोड़ा और चलेगा। मेरे हिसाब से अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो अभी जो सपोर्ट है वो रहेगा 1060 का, स्टॉप होगा 1040 का, और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 1120 का। सो यस, वन कैन टेक इट एज ए BTST।
ओके, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी रैली। अडानी पार 6% अप, अडानी ग्रीन 3.5%, साथ ही अडानी एनर्जी सोल्यूशन, अडानी टोटल गैस पूरा पैक मोमेंटम के साथ। पूरा एनर्जी स्पेस अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस स्पेसिस में भी आज रैली टिक रही थी और पिछले कुछ सत्रों से तो अच्छा परफॉर्म किया ही है ऑयल एंड गैस स्पेस ने। और ONGC एक बार रखिए स्क्रीन पर 1.5% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी। इनफैक्ट मैं कुछ और काउंटर्स देख रही थी, कल अल्ट्राटेक सीमेंट चल रहा था। ग्रासिम रखेंगे स्क्रीन पर एक बार, ग्रासिम में कैसा मूव। डेज हाई पर ग्रासिम फिलहाल देखने को मिलेगा, निचले स्तरों से यहाँ पर भी आप देखें तो रिकवरी आती हुई। ग्रासिम पे एक प्रोबेबली लास्ट चार्ट चेक बहुत संक्षेप में। मानस जी, ग्रासिम कैसा लग रहा है इन लेवल्स पर? देखिए, वेट करेंगे। अगर 2 दिन बाद स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे। तो 2825 के ऊपर खरीदारी करनी है, अभी खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन आज बना ली है तो उसको होल्ड करिए 2764 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये था ग्रासिम पे टेक। मीनवाइल क्लोज बेहद शानदार, वो हल्का सा डिप वो भी अगर आप देखें बाय किया बाजार ने। और 24,847 निफ्टी, बैंक निफ्टी 1.25% ऊपर, ऑलमोस्ट हाई की ट्रैजेक्टरी में। और निफ्टी IT लगभग 0.5% का पुल बैक देकर आज पहली बार ऐसा सेशन गुजरा जब पिछले दिन के और उससे पिछले दिन के हाई को आपने काटा हो। और सम्मान, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, पिरामिल, आइडिया, ओरेकल फाइनेंशियल्स आज के टॉप गेनर्स। चलते हैं इस अद्भुत शानदार अक्टूबर के पहले दिन की बहुत ही खूबसूरत क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर मार्केट के लिए बड़ा महीना रहता है। और जैसा आपने बोला, निफ्टी ने ना सिर्फ सितंबर 30 का हाई निकाला, सितंबर 29 का हाई निकाला, बल्कि जो आज का हाई है ना वो एग्जैक्टली सितंबर 26 का भी हाई है। तो मतलब 3 दिन का हाई एक ही कैंडल में निकाला। वो जो हमने कैंडल चार्ट देख रहे थे ना, वो कैंडल देखिए आप, एक मार्केट को ऐसी कैंडल की ज़रूरत थी। और अब देखिए, गलत हो सकते हैं इसमें, ये हो सकता है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट रहा हो, लेकिन जिस तरीके का मार्केट का रीसेंट बिहेवियर रहा है, वो कैंडल दिखा सकते हैं वापस मुझे एक बार? जिस तरीके का मार्केट का रीसेंट बिहेवियर रहा है उसको देखकर तो ये लग रहा है कि ये देखिए, ये एक कैंडल 3 कैंडल के बराबर है। तो 8 में से 3 दिन का तो हिसाब हमने एक साथ चुकता कर दिया, बाकी 5 दिन बचे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। 237 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 24,850 के करीब। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट से ज़्यादा की रैली, 55,370 के आसपास रहा। निफ्टी IT यहाँ पर भी करीब 300 पॉइंट की रैली थी, करीब ऑलमोस्ट 1%। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छी रैली थी, मिड कैप करीब 1%, स्मॉल कैप भी 1% भागा। और ऑलमोस्ट 3:1 का एडवांस डिक्लाइन था। 2110 बढ़ने वाले शेयर, 774 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल गेनर्स में देखिए आप, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा वैसे डिफेंस, लेकिन जो नीचे की लाइन है ना, ये लाइन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉलिसी ड्रिवन है। फिनेंशियल्स 1.5% ऊपर थे, निफ्टी बैंक भी करीब 1.5% ऊपर था, और रियल्टी करीब 1.25% ऊपर था। डिफेंस, कैपिटल मार्केट और फार्मा ये सबसे बड़े सेक्टोरल गेनर्स थे। आई डोंट थिंक आज कोई लूजर्स रहे होंगे सेक्टर्स में, सिर्फ PSU बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके अलावा कुछ नहीं। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट ने आज एक ट्रेंड रिवर्सल दिया, अदानी एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक में शानदार तेज़ी थी, और सन फार्मा यहाँ पर भी एक आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा आप देखिए बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो क्लॉक गायब हो गई है मेरी, तो पता नहीं कितना टाइम बाकी है मार्केट क्लोजिंग। हो गई मार्केट क्लोजिंग, बेल बजी नहीं, आज बेल नहीं बजाई डायरेक्टर साहब ने, या तो बजी होगी, मैं कोई बात सा सुना ही नहीं दिया। आज खुशी में नहीं सुनाई थोड़ा सा आज। अच्छा, कल 2 अक्टूबर है, कोई जा रहा है क्या पंजिम गोवा में बिरयानी खाने? वो जाता है ना। श्रेया को नहीं समझ में आया होगा जोक। आया समझ में? श्रेया नहीं आया होगा। देखिए ये, हाँ, श्रेया को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि जिन्होंने दृश्यम देखी है वही इसको समझ में। दृश्यम नहीं देखी आपने? दृश्यम, ओके अब क्लिक हुआ, ठीक है। ट्यूबलाइट, सलगांवकर ओके, अब समझ में आ गया। सलगांवकर फैमिली, हाँ, क्या शानदार फिल्म थी वो। खैर, क्या शानदार फिल्म थी उसकी जो एक्चुअली वीरू, वो तो खैर शानदार थी ही। वो एक ऐसी फिल्म थी जो उससे पहले तमिल में बनी, जो सबसे पहले मलयालम में बनी थी, जिसमें मोहनलाल थे। और उसके बाद जब सीक्वल आई थी ना उसकी, तो सीक्वल सबसे पहले उस समय आई थिंक पीक कोविड के बाद का समय था, तो उसका जो सीक्वल था वो सीधा OTT पर रिलीज़ हुआ था, जो मोहनलाल वाला वर्जन था, मैंने वो देखा था, बहुत शानदार था सीक्वल भी। और मैं होप करूँगा कि पार्ट 3 भी आएगा। सीक्वल तो मैंने थिएटर में देखा था, अच्छा था। पार्ट 3 भी आना चाहिए होपफुली। चलिए खैर,
मार्केट के लिए एक अच्छा दिन रहा आज के लिए। जी हाँ, अच्छा दिन रहा। और एक दिन के ब्रेक के बाद बाबू का जन्मदिन और साथ ही साथ विजय की दशमी बनाने के बाद हम शुक्रवार को फिर लौटेंगे। उम्मीद करते हैं आज का दिन, आज की शाम, कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरे और शुक्रवार को फिर मिलते हैं मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।